चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? ज़िंदगी कैसी गुजरी है? ये मैं आपसे रोज़ पूछती हूँ कि ज़िंदगी कैसी गुजरी है। जो मेरा छोटा वाला बेटा है बलाज ना, वो ट्रांसलेट करता है कि हाउ इज़ योर लाइफ, तो वो कहता है दुनिया कैसी गुजर रही है। उसको ज़िंदगी और दुनिया में थोड़ा फ़र्क कम पता चलता है, तो वो बड़े मज़े की आजकल उर्दू में गुफ्तगू कर रहा होता है। अच्छा, हम बेटे नहीं, आज हम बेटी की बातें करेंगे और बेटी की बातें ऐसे करेंगे कि एज़ माँ मुझे और मेरी बेटी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बेटियों को स्पेशली। एक्चुअली तो बेटों को भी करते हैं कि वो किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रही हैं, कज़न से खुद जाके दोस्तियाँ कराते हैं। जो आपके घर में जो सारे लोग होते हैं उनसे मानूस कराते हैं। कज़न से दोस्ती कराने की रीज़न ये होती है कि आपको पता होता है कि हमारे ख़ानदान से है तो हमारी बच्ची को नुकसान नहीं होना, और हम फैमिली बैकग्राउंड्स जानते हैं। ज़ाहिर है अपने रिश्तेदार ख़ानदान की बच्चियां होती हैं तो हमें स्ट्रेस और टेंशन नहीं होती कि पता नहीं कैसे लोगों से मिल रहे हैं। जो स्कूल में बच्चियों के दोस्त होते हैं उनकी पेरेंट्स से, उनकी माओ से हम मिलने की कोशिश करते हैं कि पता लगे कि वो लड़की जो आपकी बेटी के साथ उठती बैठती है वो किस घर से आ रही है, क्योंकि आप कॉन्शियस होते हैं अपनी बच्चियों को लेके। घर के बाद जो सबसे ज़्यादा असर जो इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर आपके बच्चों पे असरअंदाज होता है वो उनके दोस्त होते हैं। उनके दोस्तों से अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और ऑब्वियसली बहुत सारी बुरी चीज़ें भी वो उनसे ही पिक करते हैं। स्पेशली जब बच्चियों की बढ़ने की एज होती है तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। चाहे आपकी परवरिश कितनी ही सॉलिड हो, मगर उनकी कंपनी अगर उनको थोड़ी सी भी बुरी मिल जाती है तो वो जिस ट्रैक पर आपने उनको चलाना होता है एज पेरेंट, आप उस पर नहीं चला पाते, क्योंकि आपको ये बात पता है बहुत सारे नुकसान दोस्तों से पहुंचते हैं बच्चियों को स्पेशली। कहते हैं, मतलब ये जब आप मेरी उम्र को आके पहुंचेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक जुमला कहा जाता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये कुछ हद तक सही भी है, मगर बहुत सारी जगहों पे एज लाइक एक्सपीरियंस्ड औरत मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे औरत की बहुत अच्छी दोस्त भी होती है, बहुत सपोर्टिव भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दूंगी। अगर हम औरत के रिलेशनशिप से शुरू करते हैं, एक लड़की जो अगर अपनी करियर को परसू करना चाहती है तो कभी उसकी सास उसका बच्चा संभालती हैं, उसको हेल्प करती हैं कि जाओ तुम आगे पढ़ो, जाओ तुम जॉब पे जाओ, और अक्सरियत में उसकी माँ या उसकी कोई बहन सपोर्ट करती है। तो इस तरह वो औरत सपोर्टिव होती है उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए। मगर अगर आप देखेंगे कि सौतने है ना, मतलब किसी को पता है कि ये आदमी मैरिड है, उसके बावजूद भी वो कुर्बत इख्तियार करती है दूसरी एक औरत, ये जानते हुए कि मैं दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही हूँ। या फिर अगर आप ऑफिस में एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और एक ही शख्स जो है आपको पसंद है, वहाँ पे नेगेटिविटी। सो कभी कभार ऐसा होता है कि औरत की दुश्मन बन जाती है और उसमें उस दुश्मनी में वो उसको नुकसान पहुँचा देती है। और हम कभी कभार अपनी ख़ास तौर पे फीमेल फ्रेंड्स पे इतना अंधा एतमाद करते हैं कि उनको हर राज की बात बता देते हैं, हर सीक्रेट बता देते हैं अपनी नादानी में, ये जाने बगैर कि वो आपको चलकर आगे कितना नुकसान पहुँचा सकती है। अक्सर घरों में आप देखेंगे कि नंद और सास घर ख़त्म करवा देती हैं, यानी कि वहाँ भी वो औरत की दुश्मन निकलती हैं अपनी बहू की, वो घर ख़त्म हो जाता है। या कभी कभार बहुएं माँ बेटे को अलग करा देती हैं अपनी चालों से, अपनी पॉलिटिक्स से। सो माशरे में इतनी सारी जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा कि औरत की दुश्मन है, और कुछ कहीं कहीं कम जगह देखने को मिलेगा कि ये देखो, ये औरत अगर किसी
मुकाम पर आज पहुंची है तो इसमें किसी दूसरी औरत की हेल्प है। सो ये दोनों चीज़ों पे फोकस करते हुए आज का प्रोग्राम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको एक तरह से खबरदार करना, अटेंशन अलर्ट, वो नहीं डेंजर अलर्ट, ये बताना कि कहाँ कहाँ हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं दूसरी लड़कियों से, क्योंकि ज़माना ख़राब होता जा रहा है। पहले शायद इतना नहीं होता होगा या होता होगा तो पता नहीं चलता होगा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से कितनी सारी बेस्ट फ्रेंड्स की वीडियोस उनकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड्स वायरल करवा देती है। मतलब हमने टिकटॉकर्स और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ देखी हैं जिनकी जो कोई भी ऐसी वीडियो जो ऑन स्क्रीन जो लोगों के साथ मंजरें आम पर सामने आने वाली नहीं थी, उनके दोस्तों ने उनके पासवर्ड्स उनके पास होते थे, उन्होंने ही उनको मतलब जलील करवाया पूरी दुनिया में। सो आइए इसी तरह की बहुत सारे ऐसे केसेस मैं आपके सामने आज लेके आने वाली हूँ जो सुनकर आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ऐसे भी होता है। और जब ये सारे केसेस आप सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप खबरदार हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे अपने दिमाग में कि आपको किस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए। यही तो गेम है ज़िंदगी का। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक है हमारा, एक तो हेडिंग एक तरफ डालें आप कि औरत औरत की दुश्मन होती है, और दूसरी तरफ मेरी टीम ने कहा था कि हम खाली आज यही टॉपिक करते हैं, औरत औरत की दुश्मन होती है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कहता है कि कभी औरत औरत की बहुत अच्छी दोस्त भी होती है, और उसको एलिवेट करने में, उसको कहीं पहुंचाने में औरत भी बराबर की शरीक होती है। ऐसा नहीं है जो ख़ास तौर पे मर्दों का परसेप्शन है कि हाँ भाई औरतें तो आपस में जेलसी और हसद और बुक्स होता ही है उनके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कहीं कहीं। सो ये टॉपिक हल्का सा फिर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया कि नहीं, कहीं कहीं औरत जो है, औरत की बहुत मुखलिस दोस्त भी होती है। तो आइए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप किस लाइन से कितने मुत्तफिक हैं। हम पूछते हैं हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट से। कोमल अजीज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हो? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक ठीक हो? हूँ। परेशान हूँ, कंट्रोवर्शियल है ना? सवाल है। अजीब सा मतलब लाइक इस दोनों चीजें हैं ना। जी, जी। तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी पे कोई एक हेडिंग अप्लाई होती हो या फिर वो दूसरी हेडिंग अप्लाई हो। मेरी जिंदगी में दोनों हेडिंग्स अप्लाई हुई हैं। मुझे बहुत दुश्मन औरत अभी तक इतनी जिंदगी में मिली नहीं। बड़ी मीडियम थी कि फेजेस आए जिंदगी में, तो इसलिए मैंने दोनों टॉपिक रख लिए। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का क्या टॉपिक है वो मैं तुमसे पूछूंगी। मेरी जो अगली गेस्ट है वो है ज़ाहिर, एक्सपर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है ऐसे कि औरत औरत की दुश्मन क्यों होती है। कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो इंसान को इतना नेगेटिव बना देती है कि वो किसी और के नीचे से ज़मीन ही घसीट ले या आसमान हटा दे। तो डॉक्टर राबिया फ़ारूकी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रबिया फ़ारूकी सॉरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे पास मौजूद है यहाँ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी सो कोमल तुमसे शुरू करते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मैं परसेंटेज पूछूंगी, ये वाली हेडिंग कि औरत औरत की दुश्मन है और कि औरत औरत को बहुत अच्छी से एलिवेट करती है या मुखलिस दोस्त होती है, तुम्हारी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं तुम क्या परसेंटेज किसमें कहोगी कि कौन सी ज़्यादा हकीकत? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं पिछले भी शो में मैंने कहा था कि मैं पूरी लाइफ जो है ना थोड़ी ज़रा बेवकूफ़ सी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम्स जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स होती थी वो मेरी दुश्मन ही होती थी। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा होता था क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं थी। और मैं क्या समझती हूँ कि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे ही बाकी के सारे लोग सोच रहे हो, हम सब ऐसे ही होते हैं। जो बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं ये भी जेलस है, ये भी जेलस है, वो अंदर से वो जेलस होते हैं ना, तो उन्हें वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? प्रोजेक्शन हो रही होती है, जो उनकी अंदर की दुनिया है वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरी अंदर की दुनिया में हमेशा पॉजिटिविटी थी औरतों के लिए। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा अपनी सारी दोस्तों के बारे में और अपने अराउंड लड़कियों के बारे में, लेकिन उसमें से बहुत सारी पॉजिटिव नहीं भी थी। तो मेरा तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा लाइफ में। और शायद एक वजह ये भी थी उसकी कि स्कूल में ना थोड़ा ऐसा था कि लड़कों के क्रशेस होते थे मुझ पे। ओह वाह, प्यारी लड़की। हाँ, तो वो उसकी वजह से लड़कियां तो मेरे पास बहुत आती नहीं मुझसे दोस्ती करने के लिए, क्योंकि उनको होता था कि इसके पास सारे के सारे बॉयज़ आ रहे हैं, क्रशेस हैं, तो वो मुझसे दोस्ती, लेकिन वो दोस्ती मुखलिस दोस्ती नहीं थी। वो दोस्ती इसलिए थी कि मैं पावरफुल थी अपने स्कूल में। मैं उनसे दिल से दोस्ती करी थी कि कितनी अच्छी हैं, मुझे इन्वाइट कर रही हैं, मुझे सब कर रही हैं।
लेकिन अब जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ती गई हूँ तो वो दोस्तें मेरी लाइफ में नहीं रही हैं। अगर वो नहीं रही हैं, या जैसे मेरे साथ काफ़ी सैड था कि जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो उसमें से बहुत सारी लड़कियां नहीं आई, तो उससे पता चलता है ना कि वो आपकी दोस्त क्या नहीं थी। आपके अच्छे वक्त में हो ना हो, आपके बुरे वक्त में अगर नहीं है तो फिर वो आपकी नहीं है। तो एक वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं बताया भी था कि जैसे कंपनी है मेरी, तो मैं जो क्योंकि अमेरिका से पढ़ा हुआ है तो अमेरिका में फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है कि विमेन सपोर्ट विमेन, औरतें सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, और यू नो बॉस बेब्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान में आके बोला कि मैं भी एक ऐसी कंपनी शुरू करूँगी जिसमें मैं औरत को एम्पावर करूँगी, लेकिन जब मैंने वो करने की कोशिश की ना अपनी कंपनी में, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि औरत तो मुझे लगा था कि क्योंकि मैं औरतों को इतना बढ़ावा देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ी हूँ तो सारी औरतें भी मेरे साथ आगे बढ़ी, जिस तरह आपने मुझे बहुत बार सपोर्ट किया है। तो मैंने भी सोचा कि मैं जो हूँ अपने जो जूनियर्स हैं उनको सपोर्ट करूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है और मैं मुझे दुख हुआ है इस बात का। लेकिन अगेन जैसे आप हैं और बहुत सारी औरतें, मैंने ये देखा है जो औरतें आपसे ज़्यादा आगे हैं और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो चाहती हैं कि वो अपने साथ आपको लेके जाएं, स्पेशली अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो औरतें आपसे बहुत कम सक्सेसफुल हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं जेलसी में मुब्तला हो जाती हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि जाहिर सी बात है उनको होता होगा कि ये तो हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये भी इतनी मेहनत करिए, ये हमसे इतनी आगे क्यों जा रही है, तो उसकी वजह से उनको जेलसी फील हो जाती होगी। तो मैंने उसका एक सिंपल उसूल ये बनाया है लाइफ में कि अब मैं अपने अराउंड बहुत हार्ड वर्किंग और जो बहुत सक्सेसफुल औरतें होती हैं ना, मैं उनसे दोस्ती रखती हूँ, उसके अलावा मैं दोस्ती नहीं रखती ताकि ये जेलसी वाला मसला ना आए। हाँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए हमारा परसेप्शन औरतों को लेके अलग है, लेकिन अगर आप मर्दों से पूछेंगी ना कभी तो वो उनका अलग होगा कि नहीं भाई ये औरतें तो आपस में बड़ी उनकी बनती ही नहीं है, झगड़े ही बड़े होते हैं। ये एक हमारा मेल्स जब बैठ के डिस्कशन भी करते हैं तो वो ये करते हैं कि भाई दिखने में ये आता है कि मर्द जो है एक दूसरे के ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं बनिस्बत इसके कि औरतें एक दूसरे की इतनी दोस्त नज़र नहीं आती। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं अगर मेल और फीमेल दोनों के हवाले से अलग अलग पूछूंगी कि क्या है ऐसा, क्यों ऐसा नज़र आता है कि औरतें ज़्यादा जेलस होती हैं एक दूसरे से? अच्छा देखिए निदा, इसकी वजह ये है कि पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फितरतन कोई किसी का दोस्त या कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ठीक है। ये रवैये जो है इंसान सीखता है अपने कल्चर से, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी का जो सिस्टम चल रहा होता है, जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है उससे। तो अब हमारा माशरा, हम बड़े उससे कह सकते हैं कि भी एक पेट्रियार्कल पितरशाही माशरा है जहाँ पे मर्दों को फेवर ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, लेकिन शुरू से एक ये चला आ रहा है, ठीक है, फैमिलीज़ में, सोसाइटी में, हर जगह। तो अब देखिए एक पावर डायनामिक बनेगी ना कि मर्दों के पास ज़्यादा पावर है, तो आप समझें कि जैसे वो हुक्मरान की पोजीशन पे, जैसे अभी कोमल ने एक जुमला ये कहा, हो सकता है कि ये जुमला वायरल हो जाए कोमल, लेकिन तुमने एक जुमला कहा कि क्योंकि तुम बहुत सारे लोगों का क्रश थी स्कूल में, तो लड़कियां तुमसे दोस्ती करने आती थी क्योंकि तुम पावरफुल थी, ठीक है। वो तुमने बहुत ही प्रैक्टिकली कहा ऐसा होता है, और मैं इन्हीं की बात से वो पिक करके वो तुम्हारा जुमला जो है जस्टिफाई कर रही हूँ कि क्योंकि तुम बहुत सारे लड़कों की क्रश थी तो तुम्हारे पास पावर आ गई और लड़कियां फिर तुमसे अट्रैक्ट होकर आती थी कि लाइक यस, ठीक है। तो ये वजह भी है, और एक ये वजह भी है कि जी एक ऐसी लड़की के साथ घूमेंगी, नजर आएंगी जो ऑलरेडी सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो वो भी अटेंशन में आएंगी, ठीक है। तो मैं अपनी बात को अगर कंटिन्यू करूं तो अब एक तबका है जो कि पावरफुल है, उसके अगेंस्ट दूसरा तबका है जो औरतें हैं, जो कि आप समझे सेकंड क्लास सिटीजन की तरह जिन्हें ट्रीट किया जाता है। तो अब एक ऐसा तबका, उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसे अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उसे मिलेंगी पावरफुल तबके से। तो क्या होगा, उनमें आपस में कंपटीशन आएगा, भाई वो हुक्मरान जिसको ज़्यादा फेवर करेगा उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे सर्वाइवल के लिए, तो उनमें आपस में लड़ाई पड़ जाएगी कि जी मुझे ज़्यादा फेवर मिले, मुझे ज़्यादा फेवर ऐसे मिलेगा कि मेरे आसपास की जो औरतें हैं वो मुझसे कम नज़र आएँ, या मैं उनको अगर किसी तरह से मलाइन कर दूँ, उन्हें किसी तरह से ख़राब दिखा दूँ, तो मैं खुद ही ज़्यादा अच्छी नज़र आऊँगी, मुझे ज़्यादा फेवर मिलेगा। अच्छा, आप इसके बनिस्बत अगर आप मर्दों का पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि उनके पास पावर है, उनको ये पता है कि जी हम यूनाइटेड जो है ज़्यादा पावरफुल हैं और हम यूनाइटेड रह के इन्हें काबू कर सकते हैं, तो इनमें आप फूट डलवा दें और आप जो है यूनाइटेड हों। तो यही चीज़ जो है, अब ये कोई इतना कॉन्शियसली सोच नहीं रहा होता, लेकिन ये हमने सीखा होता है अपने माशरे को देख के, जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है उससे,
कि जी मर्द आपस में ज़्यादा दोस्त होते हैं, क्योंकि वो उस दोस्ती के ज़रिए जो है एक दूसरे के साथ रह के जो औरतें हैं उनमें आपस में फूट डलवा देते हैं कि जी औरतों को लड़वा दो एक दूसरे से, कि जी वो अपनी रिसोर्सेज की और सर्वाइवल की उसके लिए उसकी तगो-दौ में एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। हाँ, कि जी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो उसी को मिलेंगे जिसे आप फेवर ज़्यादा करेंगे मर्द। तो इस वजह से जो है ये औरत की दुश्मन ने जो ये जुमला है, ये माइंडसेट है, यहाँ से जन्म लिया है। राबिया बहुत अच्छा बताया आपने, मैं गूज़बम्स आ गए मुझे, हाँ। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐड करूं, जैसे कि आपने कहा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मर्दों के पास पावर है और वो हुक्मरान है, और औरतें जो हैं वो सब आपस में कम्पीट कर रही हैं उस रिसोर्सेज के लिए। अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रियार्की है, पिदरशाही है, अगर हम उससे पहले जाएं, बहुत जब हम गारों में रहते थे, ठीक है, जब ये नेशंस का सिस्टम नहीं भी था, तो औरतें पीछे घर पे या गारों में रह के अपने बच्चों को संभालती थी, और मर्द जो हंटर गैदरर सोसाइटी है, तो मर्द जो है बाहर हंटिंग करने जाता था और औरत जो है वो गैदरिंग करती थी, ठीक है। तो जब मर्द उधर से मर्द के पास पावर है, तो ये फितरत भी है जो आपने कहा ना कि हमने सोशलाइज हुए हैं हम। अगर हम और पीछे जाएं तो मर्द जो है वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर है तो वो बाहर जाके हंटिंग कर सकता है। औरत तो घर पे बैठी हुई है, बच्चों को संभाल रही है, तो उस टाइम से भी वो ये कंपटीशन औरतों के बीच में चल रहा था। क्योंकि जब मेरे साथ ये हुआ ना, मैंने बैठ के किताबें खोल के पढ़ना शुरू किया कि भाई ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज देयर सो मच जेलसी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि औरत फिजिकली कमजोर है और मर्द फिजिकली 17 टाइम्स उसमें ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है औरत से, तो वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है और फिजिकली इस वजह से उसके पास पावर ज्यादा है। अब चीजें बदल रही हैं क्योंकि अब नौकरियां फिजिकल लेबर से नहीं है, अब मेंटल से है। तो मेंटल की वजह से स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली तो औरत मुझे लगता है मर्द से ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा अच्छी मल्टीटास्कर ज्यादा है, दिमाग चलता है, तो अब ये जो था ना कि ये जो पावर सारी मर्दों के पास थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके औरतों के पास भी आना शुरू हो रही है। फिर सोशल मीडिया आ गया, राइट, ई कॉमर्स आ गया, बिजनेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो औरत को कोई मसला नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, वो कर सकती है। तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट मुझे लगता है कि एवोल्यूशन जो होती है, अगर हमारी एवोल्यूशन में हम गैदरर्स हैं और मर्द जो है वो हंटर है, वो स्ट्रॉन्गर है, तो कहीं ना कहीं हमारी शायद फितरत में भी जेलसी होगी और इसको बदलने में कुछ टाइम लगेगा। देखिए इसमें एक ये वो है पर्सपेक्टिव है कि बिल्कुल है कि भी मर्द फिजिकली स्ट्रांग हैं, लेकिन अब वो उस स्ट्रेंथ का कर क्या रहे हैं, वो उस स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर वो प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जिस वजह से नेचर ने उन्हें स्ट्रेंथ दी है कि भाई आपका रोल प्रोटेक्शन का और प्रोवाइडिंग का है, लेकिन वो उसको चेंज करके कंट्रोल करने पे आ जाए अगर, ठीक है, तो यहाँ से गड़बड़ प्यारा जुमला है कि वो जो पावर, वो जो एक माचो मैन वाला कॉन्सेप्ट है और जिससे औरतें अट्रैक्ट होती हैं, वो ये होती है कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, मगर वो प्रोटेक्शन की बजाय कंट्रोल करने वाला जो एलिमेंट है, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे मैंने ख़वातीन को तारीफ करते हुए देखा है उन मर्दों की। हम कहीं ट्रैक से उधर उधर चले गए, लेकिन मैं ये बात कंप्लीट करूं कि बहुत सारे अपने हस्बैंड्स की, अपने मियाँओं की तारीफ करते हुए देखा है जो बहुत डोमिनेटिंग तो है, लेकिन वो उसको वो रिस्पेक्ट और वो प्रोटेक्शन देते हैं, कंट्रोल बिहेवियर नहीं शो करते। सो जो औरत ख्वाब देखती है ना माचो मैन का, वो इसलिए नहीं देखती है कि उसको कंट्रोल किया जाए, बल्कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए देखती है। तो कभी कभार मर्दों को गलत फहमी हो जाती है कि मेरी मर्दानगी, वो वाली चीज़। तो क्यों ना हम अपने केसेस की तरफ चले और हम देखें कि शायद जो हमारी ज़िंदगियों से, हम जिस एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरे, लोग गुजरे हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ऐसा भी होता है दुनिया में। हमारे साथ है सना जी। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या बताएंगी आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जिस जगह पर जॉब करती थी वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड कोलीग थी जिसका नाम इरम था, और वो बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड थी, और दोस्ती में हम दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। 3 साल हमने एक साथ एक ही फर्म में काम किया, और हम दोनों एज ए जूनियर वहाँ पर ज्वाइन हुए थे, और एज अ सेल्स मार्केटिंग हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पर। और मेरी प्रोग्रेस क्योंकि ऑल ओवर द एयर बहुत अच्छी थी, तो मेरा जो है वहाँ पे इंक्रीमेंट और प्रमोशन बहुत जल्दी हो गया। और ये चीज़ शायद मेरी दोस्त को कहीं नहीं अच्छी लगी, और मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगी, और हमारी दोस्ती का बहुत अच्छा बाउंड भी था। वहाँ पर हमारे ऑफिस में ही सेम कोलीग थे, एक ओवैस नाम के,
वो वैसे तो मेरे जूनियर थे, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो गई थी और वो अपनी बहुत सारी चीज़ों में मुझसे हेल्प आउट करने के लिए मुझसे डिस्कशन करते थे, मुझसे बहुत सारा जो है वो अपना जो भी उनका कंसर्न होता था उसको डिस्कस करते थे। तो हमारी एक अच्छी बाउंडिंग थी ऑफ़िस में, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी एक अच्छी बाउंडिंग होती है, हमारी भी थी बिल्कुल वैसी। इसी दौरान मेरा एक प्रपोज़ल आता है, ऑब्वियसली अच्छा प्रपोज़ल था, पेरेंट्स उसको कंसिडर करते हैं और मेरी शादी हो जाती है वहाँ पर। और मेरी शादी में मेरी वो फ्रेंड बिल्कुल मेरे बहनों जैसी थी और मैं उसको एज अ सिस्टर अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और वो बिल्कुल हमारी फैमिली में इतना घुल मिल जाती है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो फ्रेंड है। मतलब वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह उसको मेरे पेरेंट्स देखते थे और हमारी बाउंडिंग वहीं से काफ़ी अच्छी होना शुरू हो गई थी। जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप थी उसमें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली में इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड भी उसको बिल्कुल अपनी साली की तरह ट्रीट करते थे। हम लोगों ने एक दो जगह आउटिंग भी करी, साथ गेट टुगेदर भी किया और वो भी उसको बहुत अच्छे से जो है वो लेकर चल रहे थे। अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड जो थे वो ऑफ़िस से वापस आते हैं तो वो आकर मेरे ऊपर चीखने लग जाते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ये क्या हो गया अचानक, कि हमारी इतनी अच्छी एक मैरिड लाइफ चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं घर पर सब काम कर रही हूँ, मैं हर चीज़ उनको टाइमली प्रोवाइड कर रही हूँ, तो क्या मैंने ऐसा मिसहैप कर दिया जिसकी वजह से उनका रवैया मेरे साथ ये हो गया। और वो अचानक बहुत बुरे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं बहुत मतलब परेशान थी कि हुआ क्या है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम जो उवैस के लिए तैयार होकर ऑफ़िस जाती हो वो सब मुझे पता है। इस जुमले पे तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये किस तरह की इन्होंने बात कही। आज तक कभी इन्होंने इस तरह से नहीं कहा और हमारा कभी ऐसा कुछ रहा नहीं आपस में, तो ये बात इन्होंने क्यों कही। इन्होंने फिर मुझे कुछ पिक्चर्स दिखलाईं। वो पिक्चर्स देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पिक्चर्स कि किसी ने जानबूझ के इस तरह के कुछ पिक्चर्स या क्लिक्स लिए हैं हमारे, जिस तरह हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं ऑफ़िस में या कोलीग्स इस तरह से जो काम कर रहे होते हैं साथ में, वो सारी चीज़ें बहुत मतलब प्लॉटेड लग रही थी मुझे ना, और उनको वो पिक्चर्स आगे भेजी गई। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान भी हुई और उसके बाद से फिर अचानक मतलब मैं अपने हस्बैंड को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका रवैया इतना बुरा हो गया था मेरे साथ और मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं इसको किस तरह हैंडल आउट करूं। इसी दौरान फिर इतना हमारा झगड़ा बढ़ा। ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज़ जहाँ आते हैं वहाँ आपकी मैरिजेस के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है और वही हुआ। मेरी मैरिज भी जो है वो वहाँ पर बिल्कुल समझे कि ख़त्म होने के हद तक आ गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ भी दिया। इस बात की वजह से बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही, मेंटली स्ट्रेस में भी रही और अपने पेरेंट्स के घर पर थी। और आपको कैसे पता चला कि ये सब चीज़ें ये जो प्लॉट की थी आपकी उसी सहेली ने की थी? जी बिल्कुल, मैं यही आपको बता रही कैसे हूँ पता चला आपको? कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी और हमारा तकरीबन सेपरेशन हो गया था और हमारी ही एक म्यूचुअल फ्रेंड थी जो हमारे साथ होती थी, वो रहती थी मेरी फ्रेंड के नेबर्स में। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड का जो था उधर बहुत आना जाना था। तो जब हमारी सेपरेशन हुई तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा इस एरिया में यहाँ पर इस जगह पर नज़र आ रहे हैं और इस लड़की के साथ नज़र आ रहे हैं। तो जब उसने मुझे ये बात आकर बताई तो मैं मतलब मुझे एक मिनट को तो पहले यकीन नहीं आया कि मतलब यही सिनेरियो है कि मेरी अपनी फ्रेंड जिसके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट कर रही थी, जो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह थी, और जब मैंने उसको पता करवाया तो वहाँ मेरे हस्बैंड उससे शादी करके उसको सेपरेट घर देकर उसके साथ वहाँ पर रह रहे थे। ओह माय गॉड। तो मेरे लिए ये बहुत मतलब समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है मेरे साथ और मैं इस चीज़ को किस तरह से मतलब इंसान इतना किसी का ट्रस्ट कैसे तोड़ सकता है कि अपनी मेरी दोस्त जिसको मैंने इतना अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाया, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करा, उसको अपने हस्बैंड से मिलवाया और मेरे हस्बैंड के साथ उसने ये क्या किया मेरे साथ। तो बहुत सुन के दुख हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम आते हैं वापस तो फिर इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नया सेट, नया स्टूडियो, नई सुबह, नई उम्मीद, सब कुछ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना हसीन सेट, so congratulations to you, to ARY for this
अमेजिंग न्यू सेट। लग रहा है कि आज मैं खुद एक तस्वीर में आ गई हूँ। हाय हाय मैं तो कहती हूँ शाम को तुम इस पे टिकट लगा दो, लोग आके अपनी सेल्फीज बनाएं। पैसे लो। सुबह सुबह पे फ्रेश फीलिंग हो रही है देख के। I am so impressed. मैं सेट देख के खुश हुए आप? Beautiful. मैं खुश हुआ। such a good job. लग रहा है किसी क्यूट सी गर्ल के सेट पे जा रहे हैं। एंड आई एम वेटिंग जब कोई लड़का आके आपके सेट पे बैठेगा। Sit on a pink couch. ये फूलों के शहर में तो आपने तितलियां बनने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। वेरी गुड एफर्ट। पहले तो मैं देखूंगी, रुक जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूलों में एक और फूल। जवेरी हम सब गोभी का फूल बन चुके हैं। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं हम। ऐसे एक फैंटेसी वर्ड लग रही है। तो जिस तरह आप जो है वो इस शो को हर लम्हे अपनी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखती हैं, तो वैसे ये सेट भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी एनर्जी से। सच बात है कि मैंने इतना हसीन मॉर्निंग शो का सेट इवन मेरे भी टाइम पे कभी नहीं देखा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो पिछले सेगमेंट में आपने पूरी कहानी सुनी और जिसने अभी टीवी लगाया उसको हम बताते चले। एक औरत का घर बर्बाद कर दिया उसकी अपनी दोस्त ने, और वो किस तरह किया होगा, क्या लगता है आपको कैसे किया होगा? वो तस्वीरें जो पूरा प्लॉट बनाया, तस्वीरें खींची होंगी लड़के के साथ। मैनिपुलेशन। हाँ, मैनिपुलेट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों क्या कहेंगे इस पूरी कहानी के ऊपर जो आपने पिछले सेगमेंट में सुनी? मैं ये कहूँगी कि जो कि मैंने अपनी लाइफ में भी अभी रिसेंटली सीखा, क्योंकि मेरे साथ चलें, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन और दूसरी इसी तरह की चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है उससे, और इनकी कहानी सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें ना सेल्फ अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे साथ ही होता है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी खूबियाँ क्या हैं और आपकी खामियाँ क्या हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे यहाँ माशाल्लाह देसी हाउस होल्ड में खामियाँ तो दबा के बता देते हैं, आपकी खूबियाँ नहीं बताते कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, राइट? लेकिन आपको अपनी खूबियाँ भी पता होनी चाहिए, ठीक है? मगरूर होने नहीं कह रही, लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे अंदर एक ये चीज़ ऐसी है जो बाकी लोगों के अंदर नहीं है। जब आपको ये पता होगा तो फिर आपको पता होगा क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों में नहीं है, तो क्या पता वो जेलस हो सकते हैं, तो फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे इस तरह से यानी मुझे भी बचपन में मेरे घर वालों ने बहुत सारी चीज़ें जो मेरी खूबियाँ थी वो नहीं बताई ताकि मैं हम्बल रह सकूं, लेकिन मैं हम्बल तो रह गई लेकिन मैं बेवकूफ़ भी हो गई और लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। सिमिलरली जो इनकी कहानी है इसमें उन्होंने कहा कि इन्हें प्रमोशंस मिली, तो ये यकीनन एवरेज से ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंस होगी, और इनको जो प्रमोशन मिली उस पर उन्हें एक थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि जो प्रमोशन मिली है तो फिर आपको फील करना चाहिए कौन ट्रूली आपके साथ है या नहीं है। इन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। उसके बाद इनकी एक बहुत अच्छा रिश्ता हुआ और इनकी शादी हुई। इन्होंने इस बात को भी नोटिस नहीं किया कि उनकी जो सहेली है ना उसकी प्रमोशन हुई है ना उसकी शादी हुई है। तो अब वो मैंने आपसे क्या कहा था पिछले वाले सेगमेंट में कि अब मैं दोस्ती ही उन औरतों से करती हूँ जो मेरे लेवल पर है या मुझसे ऊपर है। तो अगर आप दोस्ती करेंगे उन लोगों से जो आपसे हर तरीके से नीचे हैं तो जेलसी का एक चांस तो बन जाएगा ना। तो फिर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है ऐसे लोगों के साथ। बहुत सारी औरतें जो मैंने देखा है उनको होता है कि वो अपने बहुत सारी औरतें मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी जिनको मैंने देखा है वो कभी भी अपने बराबर वालों से दोस्ती नहीं करती हैं, अपने ऊपर औरतों से दोस्ती नहीं करती। उनको हमेशा वो चाहिए होती है जो पंटर की तरह उनके साथ घूमे, कारवां बना के चले। मैंने बहुत सारी लेकिन वो औरतों को सिंसियर दोस्त नहीं होते, वो आपके चमचे होते हैं। Exactly. चमचा होना और दोस्त होना अलग होता है। और चमचे नुकसान पहुंचाते चमचे हैं आपको। नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने अब अपनी लाइफ में ये देखा है, शायद ये मुझे लगता है शायद ये मगरूर होने वाली बात है कि नहीं मैं अपने से ऊपर वाली से दोस्ती करूंगी, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया कि वो लोग जो है ना उनके अंदर स्कैर्सिटी का माइंडसेट नहीं होता। उनके अंदर होता है कि दुनिया में सबके लिए सब कुछ है, बहुत ज्यादा है, ठीक है? इसकी वजह से वो आपकी हेल्प भी करते हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। इनसिक्योर नहीं होते और ना वो, insecure नहीं होते। क्योंकि वो कहीं पहुंच चुके होते हैं, अपने आप को मनवा चुके होते हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि अब मैं इस बच्ची की या इस लड़की की टांग खींचूंगी तो मुझे थोड़ा और मिल जाएगा। वो शुक्रगुजार होते हैं, वो अपनी जिंदगी में एम जो उनका होता है वो वहाँ पहुंच गए होते हैं और वो और बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। तो कभी कभार जब जो लोग अपने जिंदगियों से खुश नहीं होते, ना उनकी अच्छी जगह मतलब लाइक जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ ना वो एक्सेल कर रहे होते हैं, ना उनकी घरेलू कोई लाइफ अच्छी होती है, तो उनको लगता है कि जब मैं खुश नहीं हूँ तो इसको भी बर्बाद करता है। वो वाली चीज़ एक अच्छा आपको पता है मजे की बात है, जिंदगी का जो एक ये पूरी जिंदगी का जो समरी है ना वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। अब जो ये वाले लोग हैं ना जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, इनको लगता है कि सबके लिए अल्लाह ताला के पास अबंडेंस नहीं है। यानी आपने ये सोच लिया ना, क्योंकि अगर आप जेलस हो रहे हैं किसी से, इसका मतलब है आपको लगता है कि आपको
आप किसी और ने आपके हिस्से का ले लिया, आपने जिंदगी को समझा ही नहीं कि कोई आपके हिस्से का कभी कुछ ले ही नहीं सकता, ये तो तकदीर है, ये तो अल्लाह ताला ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है। तो आपका ईमान कमजोर है, हाँ ठीक है, और जिसका ईमान कमजोर है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो हमेशा नीचे तबके में रहेगा और उसे कभी भी ज्यादा नहीं मिल पाएगा, जो जेलस है और जो स्कैरसिटी की तरीके से सोचता है। तो वैसे भी ऐसे लोगों के साथ रहने की तो मुझे कोई सेंस ही समझ नहीं आती। आपको वो ड्रैग डाउन करेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में। तो आप कोशिश करो कि उनसे डिस्टेंस रखो और इस बात का ख्याल रखो, जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो है आप ख्याल रखो कि आपके पास क्या खूबी है और उसको थोड़ा गार्ड करो। और मुझे लगता है शायद इतना खुल के बताना नहीं चाहिए, मेरी भी ये बेवकूफ़ी थी या जैसे उसकी भी थी कि हर चीज़ आपने बता दी, वो हर चीज अपनी दोस्त को बता रही थी, फिर अपने घर में घुसा लिया। yes. आपको ये भी बहुत मोहतात होना पड़ता है, स्पेशली जब आपकी शादी हो जाती है। तो वो जो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो अपनी दोस्तों को घर में घुसाती हैं, उनका आना जाना ससुराल में बहुत ज्यादा होता है। सो वो भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस आपको रखना पड़ता है शादी के बाद, जब आप स्पेशली कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते हैं। आप क्या कहेंगी उस पूरे केस पर? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ज़ाहिर है इनके लिए बड़ा तकलीफ का मकाम है, दो बहुत करीबी रिश्तों से उन्हें इस तरह का बिट्रेयल मिला। दूसरी चीज़ ये कोमल ने बड़ा अच्छा इसको एनालाइज किया, मैं उसी में ऐड करूँगी कि देखिए, एक तो ये कि आपने शुरू से अपनी बाउंड्री नहीं बनाई। एतमाद अच्छी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ हद से बढ़ती है वो नुकसान पहुँचाती है। अब आप किसी पे अंधा एतमाद अगर कर रहे हैं तो देखिए, अपने राजों की, अपनी बातों की आपने जब खुद हिफाजत नहीं की तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बड़ा ना, लोग कहते हैं कि नहीं शुरू से बिहेवियर बहुत अच्छा था, ये तो एकदम बदल गए, ऐसा नहीं होता। साइंस शुरू से मौजूद होते हैं और एक साइन है, आपने हमेशा देखना है जिसके साथ भी आप रिलेशन बना रहे हैं, चाहे वो दोस्ती हो, इंटीमेट रिलेशन हो, कंसिस्टेंसी कितनी है जो आपको दे रहे हैं उसमें, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, कितना जो है वो जो भी आपको दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जी वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल होते हैं, मेरे पास जब टाइम होगा तब मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन कोई मतलब अपना मतलब होगा तब मैं अवेलेबल हूँ, अदरवाइज मैं नहीं हूँ। ये चीज़ें आपको शुरू से पता चल रही होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, कोई भी रिलेशन 50-50 नहीं होता, 80-20 होते हैं रिलेशंस। लेकिन 80-20 का मतलब ये है, कभी मैं 80 और आप 20 और कभी आप 80 और मैं 20। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको दोस्तियों में भी पता चल जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ये खातून एनालाइज करें अपनी उस दोस्ती को, तो ये चीज़ें देखेंगी, ये पैटर्न्स देखेंगी अपनी उस दोस्त में कि ज़्यादातर ये शायद उनके लिए अवेलेबल रहती होंगी, ज़्यादातर ये 80 पे रहती होंगी, वो दोस्त इनकी नहीं होगी शुरू से ही। ठीक है, अब नहीं, हो सकता है कि वो अवेलेबल हो, जैसे कि वो चमचे की तरह साथ चिपकी हुई हो शादी में भी, और घर में आना जाना। हो सकता है ये नहीं जाती हूँ मसरूफियत की वजह से उसके पास, लेकिन वो इतनी चिपकी हुई, कभी कभार आपके साथ कोई ऐसा इतना चिपक भी जाता है और वो अवेलेबल इतना होता है कि वो आपके दोस्त बनने के काबिल नहीं होता, मगर आप कहते हैं कि कन्वीनियंट है, इसको तो जब कॉल करो ये आ जाता। अच्छा, उसकी ये मेरे साथ भी हो चुका है, ये भी हो चुका है चमची। हम तो अच्छा, मुझे नहीं पता था वो चमची है, राइट। अच्छा, चमची का जो सबसे बड़ा साइन होता है ना, ये भी दोस्त इसकी चमची थी, ये कंसिस्टेंट थी रबिया। इसको इसका पैटर्न बताओ दूसरा क्या होगा। इसका पैटर्न ये होगा, आप टेस्ट करके देखें, जो आपका सच्चा दोस्त होता है ना, वो क्या करेगा कि जब आप कुछ गलत करेंगे ना, टोकेगा वो आपको टोकेगा और खुद बुरा बन जाएगा। वो बुरा बन के आपको टोकेगा, उसके लिए वो जो सच है वो बहुत कड़वा है बोलना। क्या पता आप उसे दोस्ती खत्म करते हैं इस बात के ऊपर, लेकिन वो फिर भी बोलेगा क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और वो आपका अच्छा चाहते हैं। तो चमचों की बहुत बड़ी निशानी होती है कि आप उनके सामने 100 गलतियां कर दो, वो कहते हैं नहीं आप ही ठीक है, वो आपको चढ़ाते हैं। तो ऐसे दोस्त जो होते हैं, जो चढ़ाने वाले होते हैं, वो सही नहीं होते। और ज्यादा मिठास जहाँ हो वहाँ कड़वाहट, मतलब कभी कभार कुछ लोगों की ज़्यादा मिठास भी जहर होता है ना, जहर लगने लगती है। तो वो वाली चीज़ है, उससे आप खबरदार रहें। ये इस टॉपिक पे डिस्कस करने का मतलब यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है तो आप खबरदार हो जाए। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो 80-20 वाली बात है ना, देखिए हर वक्त कोई अवेलेबल है, दैट इज़ नॉट 80। उस अवेलेबिलिटी में उनकी, आप उन्हें क्या दे रहे हैं और वो आपको क्या दे रहे हैं। वो हर वक्त आपके साथ अवेलेबल है, लेकिन रिसोर्सेज सारे आपके लग रहे हैं उनके पास। तो इसका मतलब आप देख लें कि जी हमेशा अपर हैंड आपका है, हमेशा गिविंग एंड पे अगर आप ज़्यादातर हैं तो इसका मतलब वो फ्रेंडशिप आपकी बैलेंस में नहीं चल रही है। तो वो जो शख्स है वो आपका दोस्त नहीं है, वो जो उसकी ज़रूरतें आपसे अटैच हुई हुई है वो उन ज़रूरतों का दोस्त है। ठीक है, अब वो ज़रूरतें जहाँ उसकी जो है वो ऊपर नीचे होंगी, वो आपके साथ दोस्ती में उसका फ़र्क आ जाएगा। फिर एक चीज़ कोमल ने बहुत अच्छी कही थी कि देखें, आप एनालाइज करें कि वो आपसे पीछे थी ना आपकी दोस्त, अगेन आप उससे ऊपर हैं प्रमोशन में भी,
फिर शादी भी आपकी पहले हो गई, बहुत अच्छी जगह हो गई, और आपने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किया हुआ है कि आप अपने सारे राज उनसे शेयर कर रहे हैं, आपने घर में उन्हें घुसाया हुआ है, तो आपने तो खुद को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया। जब आप अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं करेंगे तो ऐसे लोग तो सिर्फ फिर मौका ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड जो हमारे जो वो हैं कहानी है, कॉलर हैं जो कन्फेशन बॉक्स में है, देखते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ। इरम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये तो नहीं पता कि औरत औरत की दुश्मन होती है या सज्जन होती है, लेकिन ये स्टोरी मेरे ख़ुद के घर की है, मेरी अपनी खाला की बेटी की, मेरी कज़न सिस्टर की। हम एक जगह पे रहते थे, 2 खाला, जिसमें से मैं बयान नहीं कर पा रही, मैं कैसे बताऊँ, लेकिन हम 2 बहनें थीं, हम 2 खाला की बेटियां थीं, जिस पे हुआ कुछ यूँ कि मेरे बड़े खालों की डेथ हो गई, जिस पे मेरी जो खाला थी वो हमारे घर में शिफ्ट हो गई, ऊपर और नीचे के हमारे पोर्शंस में। तो हमारी आगे पीछे शादी हुई थी, जिसकी वजह से अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लें। अगर आप नहीं बोल पा रही तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अच्छा, आप जो है थोड़ा टाइम ले लें, मैं सबिया की तरफ चलती हूँ। ठीक है, सबिया हैं यहाँ पे? हाँ जी सबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी जो स्टोरी है कि मेरी फ्रेंड थी, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, स्कूल हम लोगों ने साथ पढ़ा, कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी एक साथ हम लोग रहते थे, फैमिली गैदरिंग में आना जाना, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। अपनी जो भी सीक्रेट मतलब कि होता है ना कि घर में आप नहीं किसी अपने से शेयर नहीं कर पाते, तो वो मैं उससे अपने सीक्रेट्स वगैरह शेयर कर दी थी। और हम 2 बहन भाई थे, मेरा एक इकलौता भाई है और मैं। तो बहुत इतनी कि मैं इतना ज़्यादा उस पर कहते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट मेरा था उसके ऊपर, कि बस एक ही वो मेरी फ्रेंड थी। और मेरा जो मतलब सीक्रेट जैसे मेरा क्रश था, तो वो भी मैं उसको ही पता था, मतलब वो रहा तो नहीं, ख़त्म हो गया था, तो उसके बारे में भी सिर्फ उसको ही पता था। तो मतलब मैंने ये मतलब सुना हुआ था कि भाभी आती हैं अलग कर देती हैं, तो मैंने ये सोचा क्यों ना अपने भाई की शादी में अपने फ्रेंड से ही करवा दूँ। अच्छा। तो मैंने अपनी घर में बात करी, और क्योंकि मेरी मम्मा को भी पसंद थी, तो हो गया, हाँ हो गया। तो मेरी जो फ्रेंड है वो उसकी शादी मेरे भाई से हो गई, वो मेरे घर आ गए। ठीक है। तो मेरा वो भाई जो मतलब मेरे कहने से पहले मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देता था, बहुत मोहब्बत करता था मुझसे, कि मतलब मेरे लिए एक लफ्ज़ चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो बिल्कुल नहीं सुनते थे मेरे भाई, बहुत प्यार करते थे मुझसे। अब उनकी जब शादी हो गई मेरी फ्रेंड से, तो उसके बाद उनके जो बिहेवियर में बहुत चेंज आने लगा, वो मुझसे बहुत रूड रहने लगे मेरे भाई, बात नहीं करना, हफ्तों हफ्तों तक मुझसे बात नहीं करते थे। मुझे बहुत परेशानी होने लगी उनके इस रवैये से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ कहना चाह रही हूँ उनसे, कोई कुछ मंगवाना है, मना कर दिया, चले गए, बहुत रूड हो गए। इसी तरह करते करते एक दिन हमारे घर पे इसी बात को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बहुत कुछ मतलब इतनी कि मेरे भाई ने मुझ पे इतना शाउट किया, मुझे इतना बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोला, और यहाँ तक कि वो जो मेरा जो सीक्रेट था, जो सिर्फ मेरी फ्रेंड को ही पता था, वो भी उन्होंने बोला कि तुम्हारे सारे करतूत मुझे पता है कि तुम क्या करती फिरती हो, और तुम्हारा मतलब अफेयर था ये। मैं मतलब एक पल को मैं इतना शॉक्ड हो गई कि मैं अपनी फ्रेंड को सिर्फ देखती ही रह गई, मेरे मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं अदा हो सका, मैं इतनी शर्मिंदा थी अपने भाई के सामने, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड को देख रही थी कि ये इसने क्या किया। इसी तरह करते करते मतलब इतना ज़्यादा मामला पेचीदा हो गए, वो मेरे भाई को लेकर अलग हो गई, मेरा भाई अब हमारे साथ नहीं रहता। अब मेरी उम्र गुज़र रही है, और मैं शादी के लिए मैंने अपनी मम्मा को मना कर दिया कि मैं बिल्कुल मेरी शादी मत करिएगा, क्योंकि अगर वहाँ ये सिलसिला चला तो वो मुझे वहाँ कितना नुकसान पहुँचाएंगी इस बात को लेकर के, वहाँ पे क्या क्या बताएंगी। तो मैंने अपनी मम्मा से मतलब अब बोल दिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। ये तो बहुत गलत बोला है, इस तरह तो नहीं सोचते, सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजरती ना, खाली इस डर से कि जो आपका जो राजदार है वो आपकी अपनी भाभी है, और
बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि भाभियां जो हैं वो अपनी नंदों के बारे में उनके ससुराल में इस तरह बातें बोल देती हैं, अपनी जो सारी उनकी लड़ाई और झगड़े का बदला है, जो रिवेंज है वो लेती हैं। इस तरह मैंने देखा है बाकायदा प्रैक्टिकली भी ऐसा होते हुए। तो क्या कहेंगे आप लोग इनकी ज़िंदगी पर? अच्छा देखिए, यहाँ पे जो इनकी दोस्त थी, हम ये कह सकते हैं वो बिल्कुल उसी माइंडसेट के साथ थी जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि भाई रिसोर्सेज उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है लिमिटेड हैं, तो वो जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो हुक्मरान है, मैं उसका फेवर ले लूँ। फेवर लेने का तरीका ये है कि जी मेरा जितना कंपटीशन है मैं उसे उसकी नज़रों में ख़राब कर दूँ, ठीक है। अब वो इस माइंडसेट के साथ थी। अगेन इनकी गलती भी शुरू से क्या है, ब्लाइंड ट्रस्ट, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन अ पर्सन जो कि शायद काबिल नहीं था कि उस पे एतमाद दोस्तों से किया तो जाए। शेयर करता ही है बंदा, खास तौर पे ये बच्चियों को पता नहीं है कि हमें कितना शेयर करना चाहिए। वो अपनी माओं और बहनों से भी इतना शेयर नहीं करती जितना वो दोस्तों से कर रही होती है। तो लड़कियों को थोड़ा सा ये पता तो होना चाहिए कि क्या पैमाना है, क्या लिमिटेशन है जो उन्होंने अपनी पक्की दोस्तों से शेयर करना है। कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है सारी दोस्तें ऐसी हों। जैसे आपका इंट्रो में सुन रही थी तो आप जो कह रही थी वो बिल्कुल वो बात भी वैलिड है कि औरतें जो है एक दूसरे को अपलिफ्ट भी करती हैं, एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी होती हैं। अब क्या है, इन्होंने जैसे एक बात कही कि मैं घर में किसी से शेयर नहीं कर सकती थी या मैं नहीं करती थी, तो इसका मतलब इनके जो फैमिली के रिलेशनशिप्स थे उनमें शुरू से ही कोई ना कोई एक दूरी, एक इमोशनली कोल्ड एनवायरनमेंट या इस तरह का कुछ घर में ही था। तो वो जो उस बच्ची ने फिर वो जो खला अपना फिल करने के लिए बाहर एक कनेक्शन ढूंढा। अब ऐसी सिचुएशंस में निदा क्या होता है कि जब आप अवेयर नहीं होते ना और जब आप ऑटोमेटिक पे चल रहे होते हैं, तो हम चाहते तो ये हैं कि भाई मेरी घर में किसी से दोस्ती नहीं है तो मुझे बाहर एक ऐसी दोस्त मिल जाए जो मेरा वो खला फिल कर दे। लेकिन ऑटोमेटिक की वजह से होता ये है कि आप अनजाने में ऐसे ही लोगों से रिलेशंस बना लेते हैं जो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे उतर रहे होते हैं जिस पे आपके घर के रिलेशंस होते हैं। मतलब घर में अगर बहुत लड़ाई झगड़ा है या कुछ है तो आप देखेंगे आपके बाहर दोस्तियां भी ऐसे लोगों से बन गई हैं जो कि सिमिलरली उनका बिहेवियर भी वैसा ही होगा जो चीज़ आप घर में फेस कर रहे होते हैं। आपकी अट्रैक्शन उन लोगों की तरफ होती है। तो ये चीज़ रियलाइज़ करना कि भाई मुझे अगर उससे डिफरेंट चाहिए चीज़ें जो कि मेरे घर में हैं, ठीक है, वो तो मुझे डिफरेंट तरह के लोगों से वो करनी होगी। और जो नेचुरल मेरी अट्रैक्शन जिस तरफ हो रही है, बहुत मुमकिन है कि ये सेम वही पैटर्न हो, वही चीज़ हो जो मैं ऑलरेडी फेस करती हुई आ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जहन जो होता है ना वो फेमिलियर को ढूंढता है कि भाई जो एक जैसा हो, जो मुझे पहले से जिसको नेविगेट करना आता है। तो हो सकता है यहाँ पे एक सिमिलर तरह का वो हो कि भाई जो घर का एनवायरनमेंट था, दोस्त इनकी समहाउ उन सिमिलर तरह के ट्रेड्स के साथ ही, ज़ाहिर है वो छोटी थी, उनको नहीं पता ना, ये चीज़ें तो बाद में फिर पता चलती हैं जब अवेयरनेस आती है। तो अब दूसरा जो ये कह रही हैं कि मैं अब शादी ही नहीं करूँगी डर के मारे, तो यहाँ पे ये भी गलत है। जैसे आपने कहा, इसको हम कहते हैं बहुत कैटास्ट्रोफाइज कर रही हैं, मतलब जो वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो हो सकता है वो सोच रही हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में होगा, ठीक है। आपको एक शख्स की नेचर जब पता चल गई है, भाई आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, डैमेज को पहले से कंट्रोल कर सकते हैं। मियाँ बीवी का तो रिश्ता इतना करीबी रिश्ता होता है कि अगर वो उनकी पक्की दोस्त भी होंगी तो वो नहीं छुपा पाई होंगी वो राज जो उनकी, चाहे वो मुखलिस दोस्त भी होंगी, मगर फिर भी मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि वहाँ बात निकल ही जाती है। अब अपने घर वालों के बारे में अपने हस्बैंड से बात कर लेते हैं। जब नई नई शादी होती है तो आप अपनी बहनों की बातें या अपनी अम्मी अब्बू की बातें बेवकूफ़ी में कर देते हैं जो कि करनी नहीं चाहिए। सो वो ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर वालों से मुखलिस नहीं हैं। बहुत सारी बच्चियां बेवकूफ़ी में अपनी सारे कच्चे चिट्टे, घर की पूरी मैके की बातें, सब कुछ अपने मियाँ को बता देती है मोहब्बत और प्यार में। ऐसा ही इनकी भाभी ने भी किया होगा कि उन्होंने अपने मियाँ को, हो सकता है कि वो उनसे मुखलिस हो सकता है कि वो नहीं हो ऐसी नेगेटिव दोस्त, मगर क्योंकि ऐसा होता है, मैंने भी इतनी बेवकूफ़ियाँ की है। अपने अम्मा अब्बा की लड़ाई के बारे में अपने मियाँ को बता दी, नई शादी हुई थी, और उसके बाद जब थोड़े दिन गुजरे तो वो मुझे ताना देने लगा, तुम तो अपनी अम्मी की तरह कर रही हो। एक ब्रेक के बाद आके इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, तो हम आज बात कर रहे हैं, एक तरफ मेरी हेडिंग है औरत औरत की दुश्मन होती है, मैं इसको बड़े ड्रामाई अंदाज में कह सकती हूँ, डायलॉग की तरह, और दूसरी तरफ मेरी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि औरत को एलिवेट करती है। और अगर बहुत सारी ऐसी बातें जो ज़िंदगी में, अगर मैं कभी कामयाब
अपने आप को फील करती हूँ, तो अगर मेरी अम्मी ने मेरी हेल्प ना की होती, या मेरी बहनों ने किसी मोड़ पे, या मेरी सास ने, या मेरी नंद ने, जो भी ज़िंदगी में, या मेरे कलीग्स में, या मेरी दोस्तों में कोई ऐसी औरतें मेरे इर्द गिर्द रही हैं, उन्होंने मेरी हेल्प ना की होती तो शायद मैं आज ना यहाँ होती। क्या जो मेरी हाउस हेल्प है, अगर उसने मेरे घर में खाना नहीं पकाया होता तो मैं एक फ्री माइंडसेट के थ्रू जो है वो यहाँ नहीं बैठकर अपना एलिवेट करी होती अपने करियर को। सो मुझे तो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि नहीं, औरत की मुखलिस दोस्त भी होती है। जी, तो हमारी पिछली कहानी थी हमारी के एक दोस्त की शादी कराई अपने भाई से, और उस दोस्त ने जो सारे सीक्रेट्स उसके दिल में दफन थे उसने अपने मियाँ को बता दिए, और वहाँ नंद और भावच का जो बिटर एक्सपीरियंस है वो दोस्त जो है उसके रिलेशन पे हावी हो गया, है ना? यही वाली बात होती। उसको आगे डिस्कस करने की जरूरत है कि हम अगले उसमें जाएं। अगर कोमल कुछ ऐड करना चाहे मैं तो मेरा ख्याल से तो हमारी सारी बात हो गई, और हमने कंक्लूड ये किया था कि वो ये ज्यादा नेगेटिव हो रही हैं अपनी दोस्त को इसका मैं बताती हूँ। अभी हम जो है आपस में बातें कर रहे थे जब ब्रेक आई हुई थी, उस कुछ अलग बातें थी। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी लाइफ में ना इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, लोग आपका दिल तोड़ेंगे। आपकी दोस्त आपका दिल तोड़ेगी, आपका शौहर शायद आपका दिल तोड़ेगा, कभी कभी आपके घर वाले आपका दिल तोड़ेंगे। एग्जैक्टली। अब जिस तरह से रबिया ने कहा कि हम क्या करते हैं कि हमारे साथ जो घर पे जो हमारी प्राइमरी केयर गिवर की जो रिलेशनशिप होती है, माँ और बाप के साथ जो आपकी रिलेशनशिप होती है, वही आप आगे रिपीट कर रहे होते हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपने माँ बाप को जो उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं या कुछ कमियाँ हुई हैं, प्यार में माँ ने कमी कर दी या बाप ने प्रोटेक्शन में या प्रोविजन में थोड़ी कमी कर दी, हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए। हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे माँ बाप जितना बेस्ट कर सकते थे, जितनी उनकी ताकत में था उन्होंने किया, और उससे आगे नहीं हो पाया। जब हम अपने दिल से ये बुग़्ज़ और कीना अपने माँ बाप के लिए, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे दिल में कुछ तकलीफ़ रह गई है अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए और अपने घर वालों के लिए। यार कोमल, मैंने बहुत सारे लड़कों को जो कुछ बन नहीं पाते उनको ये कहते हुए सुना है, अगर हमारे बाप ने सही कमाया होता ना, अगर हमारे बाप ने प्रॉपर्टी बना के दी होती तो हमारा ये हाल ना होता। यानी कि वो अपनी जिंदगी में अगर लूजर है तो वो उसका जो सारा कसूरवार है वो अपने बाप को ठहरा रहे होते हैं। बिल्कुल बना देते हमारे चाचा ने देखो क्या कर लिया, उन्होंने नहीं किया, है ना? वही सिमिलरली जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को कभी कभी होता है कि माँ ने वो वाली मोहब्बत नहीं दी, या दूसरे बहन भाई को वो मोहब्बत दे दी, या भाई को दे दी बेटी के ऊपर, या दूसरी बहन को दे दी, वो ज्यादा खूबसूरत थी, वो जो भी थी, इंटेलिजेंट थी। तो आपके दिल में ना अपने माँ बाप के लिए जो तकलीफ रह गई होती है, वो तकलीफ आप साइकोलॉजी कहती है कि आप उसे रिक्रिएट करते हैं अपनी बाकी रिलेशनशिप में। उसका सिंपल तरीका ये है, अगर मैं रिलीजियसली बताऊं तो रिलीजियसली ये तरीका है जो कि हमारा मजहब भी कहता है कि माफ़ी दें, दरगुजर करें, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को दिल से माफ़ करें। माँ बाप के अलावा जैसे अगर अभी तो हम नंद और बावच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस रिलेशनशिप में भी सिर्फ माँ बाप को माफ़ ना करें, बल्कि सास, नंद, भाभियाँ जो किसी एक ज़माने में बिटर रही होंगी, लेकिन वो सारी ज़िंदगी बिटर नहीं रहेंगी। कोई एक ज़माना होगा जहाँ उन्होंने आपको तकलीफ़ दी होगी, वो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ नहीं दे पाएंगी। तो वो जो ज़माना है, अगर आपने वो माफ़ कर दिया तो आप आगे खुशी से बढ़ पाएंगे, वरना आप अपनी ज़िंदगी को खुद जहन्नुम बना लेंगे। अच्छा, और उसका जो क्रक्स है वो है अगेन साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं हार्ट वर्क। हार्ट वर्क क्या करना है, आपने अपने दिल को खोलना है। ठीक है, दिल को इन्होंने क्या किया, अपने दिल को बंद कर दिया। इन्होंने कहा अब मैं शादी नहीं करूँगी। असल जो जिंदगी है और जिंदगी का मकसद ये है कि आपके साथ तकलीफें होती रहेंगी, और आपने तब भी अपने दिल को बंद नहीं करना। जितनी तकलीफ होती जाए, थोड़े टाइम के लिए आपने रोना है, उसके बाद आपने जाग के बोलना है कोई बात नहीं, आगे बढ़े, अब भी बहुत खूबसूरत है और अब भी मैं आगे बढ़ूंगी और मैंने किया सबको माफ। बिल्कुल, इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगले मैं तरफ चलती हूँ, है ना, हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हैना। वालेकुम अस्सलाम। हैना क्या बताएंगी हमसे? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस सबसे चेंज है। मुझे लगता है कि औरत से बढ़ के औरत की कोई दोस्त हो नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मेरे शादी हो के अपने ससुराल गई तो मेरे नेबर में जो लड़की थी वो भी मेरे साथ ही, हम लोगों की आगे पीछे ही शादी हुई थी। तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, दोस्ती हुई।
हम एक दूसरे से अपनी हर बात, जो ससुराल की बातें होती हैं, वो एक दूसरे से शेयर करना, खाना पीना, जैसे जो मैं अच्छा बनाती मैं उसको भेजती, वो मुझे भेजती, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद जब मेरी शादी को 4 साल हुए तो सडनली मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक बच्चा मेरा 1 साल का था और एक बच्चा 2.5 साल का था। उस टाइम जब इद्दत कंप्लीट हुई मेरी, तो फाइनेंशियली काफ़ी मसले हुए, क्योंकि मेरे जो मैका था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरे भाई मतलब सपोर्टिव, इतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे मुझे ना, उनके अपने बच्चे थे, फैमिली थी, और ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं जिस पे डिपेंड कर लेती। तो मुझे जॉब की उस टाइम बहुत नीड हो गई थी कि मुझे कुछ करना था, और बच्चे मेरे इतने छोटे थे कि मैं निकल नहीं सकती थी बाहर ना। तो जब मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि ज़ाहिर है मेरे मसले हैं, तो उसने एक्सक्यूज़ कर लिया कि उसके भी ससुराल में रहती थी, उसके अपने प्रॉब्लम्स थे। तो जब मेरी इस फ्रेंड ने, जो मेरी नेबर भी थी वहीं ससुराल के उधर, उसने मुझसे कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे बच्चों को मैं लुक आफ्टर करूँगी, तुम जॉब स्टार्ट करो। उसके बाद उसके कहने से मैंने जॉब स्टार्ट की, और जब मैं जॉब पे जाती थी तो वो अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों को भी इतने अच्छे से उसने संभाला, उनका खाना पीना, उनको नहलाना धुलाना, कि मैं 2 बजे आती थी तो मेरे बच्चे बिल्कुल सेट होते थे, और मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती थी पीछे से कि मैं टेंशन में रहूँ। या उसने इतना मेरा साथ दिया है ना, कि मुझे लगता है कि दुनिया में बेहतरीन दोस्त औरत हो सकती है। और मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, कि औरत की दुश्मन नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, और मैं वाकई उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरी दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही एक्सपीरियंस के तहत मैंने ये कहा था कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेरे भी जब बच्चे छोटे थे, मेरी अम्मी वर्किंग थी, और जब मैंने भी काम शुरू किया तो, और मैं यहाँ काम पे आती थी, तो मुझे जो मेरे घर खाना पकाती हैं इकबाला, वो मेरे पास 19 साल से हैं, और वो हमारे घर खाना पकाती हैं, सुबह आती हैं, शाम तक रहती हैं, और मतलब वो किचन वगैरह देख रही होती हैं। मगर उन्होंने किचन के साथ साथ ना घर की और भी जिम्मेदारियाँ देखना शुरू कर ली। यानी कि मेरे मियाँ को कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं घर में नहीं हूँ, इन द सेंस के खाना, आदमियों को यही प्रॉब्लम होती है ना, उनको पका पकाया खाना और वो मिल जाए। तो मेरे पास मेरी अम्मी के बाद जो सपोर्ट ज़िंदगी में रही है, और अगर मैं प्रोफेशनली अपना करियर किसी भी तरह परसू कर पाई हूँ, तो उसमें मैं क्रेडिट उनको देती हूँ। उन्होंने ना सिर्फ वो खाने पकाए, या वो कभी कभार घर में झगड़े हो जाते थे टाइम ना देने की वजह से या कुछ ऐसा, सो उसमें भी वो हेल्प आउट करती थी, और आग अगर भड़कती थी तो पानी डालती थी उसके अंदर। सो कभी कभार आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं होता, मगर वो रिलेशनशिप बिल्ट होता है, और वो आपको सपोर्ट करते हैं ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, आपकी भी होंगे। मेरा मज़े की कहानी है कि शोबिज़ में जो मैं आई हूँ, मैं इस तरीके से आई हूँ कि मैं अमेरिका में पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद मैं नौकरी करी थी उधर, और फिर मैंने एकदम से डिसाइड किया कि मैंने पाकिस्तान जाके एक्टिंग करनी है और मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है। उधर मैंने सोचा ये अराउंड 9 साल पुरानी बात है। तो मैंने अपने दोस्तों को ऐसे बुलाया, सारे के सारे, आधे अंग्रेज़, आधे इंडियन, आधे पाकिस्तानी, बोला कि मैं जो ना छोड़ रही हूँ अमेरिका, मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई कनेक्शंस हैं, कोई प्लान है? मैंने कहा नहीं, कोई प्लान नहीं है, बस मैं जा रही हूँ और हो जाएगा। और माशाल्लाह से हुआ। और उसके पीछे मेरी एक बचपन की बड़ी अच्छी दोस्त थी जिसका हाथ था, समन है उसका नाम। तो समन जो है, उनको मैंने फ़ोन किया अमेरिका से आते हुए कि मैंने कहा सुनो, मैं देखा है तो फेसबुक पे कि तुम कोई शोबिज़ में कोई काम करी हो। कह रही हाँ मैं एडी हूँ। ठीक है, एडी थी वो, और उसने पढ़ा हुआ था विजुअल स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी से, तो उसने कुछ टाइम एडी के लिए एडी बन के काम किया था। मैंने बस उसे एक बार ऐसे ही बोला है, वो इतनी अच्छी लड़की थी। उसने जाके अभी जो सैफ़ी हसन है, काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया। तो उनको उठा के उसने एक फ़ोन कर दिया कि मेरी एक दोस्त है, वो अमेरिका से आ रही है और उसको जो है एक्टिंग करने का शौक़ है। इत्तेफाक ऐसा था कि सैफ़ी हसन जो है वो एक सोप बना रहे थे, और उसमें उन्हें एक फ़्रेश फेस चाहिए था। उन्होंने कहा ज़रा उसकी तस्वीरें भेजो। मेरे पास तस्वीरें थी, वो फेसबुक की नहीं होती, कोई पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ था, फेसबुक की जो तस्वीरें वो निकाल के भेजी। सैफ़ी हसन ने कहा बेटा शक्ल में तो सही हो, बस एक्टिंग करके दिखा दो। अगले मैं आई हूँ अमेरिका से वापस, और मैंने पहला ऑडिशन दिया है, और मैं कास्ट हो गई, और मैं सोप पे लीड पे आई, और उसके बाद फिर
खुद ब खुद मुझे और चीज़ें मिलती हैं। मिलती तो ये इस लड़की की वजह से था जिसको मैंने ऐसे ही कहा था, मुझे बार बार फॉलो अप भी नहीं करना पड़ा, उसने मेरे लिए ये रास्ता खोला। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली तो होता है कि अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, लोग वो चुनता है जो वसीला बनते हैं। वसीला, तो बहुत अगर अच्छा अगर औरत भी ये सोच ले कि अगर मेरी वजह से किसी की, मेरी इतनी सी वजह से कि कोई सपोर्ट किसी को मिल रही है या कोई किसी के मैं पैरों के नीचे हाथ रख के उसको एलिवेट कर रही हूँ, अगर वो ये सोच ले कि उसे वसीला अल्लाह ताला ने बनाया, तो ये जेलसी और ये वाली चीज़ें खत्म हो जाए। मैं इसी में ऐड करूँगी निदा कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अब हम ये समझ लें, और जैसे इनकी स्टोरी में भी है और जो अभी हमने कहानी सुनी उसमें भी है, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने शायद ये समझ लिया कि भाई हम दूसरों को नहीं बदल सकते, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हम अपने आप पर काम कर सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे वो बनना है, वो औरत बनना है जो दूसरी औरतों के या दूसरों के राहों में कांटे बिछाती हैं, या फिर मुझे चले दूसरे जैसे भी हों, मुझे ये समझना है कि एक तो मैं अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाऊं और जितना हो सके फ़ायदा पहुंचाऊं और जेन्युइनली फ़ायदा पहुंचाऊं, बगैर ये देखे कि मुझे क्या मिलेगा। प्रैक्टिस अगर आप डेलिबरेटली ये करेंगे ना कि मैं किसी को फ़ायदा पहुंचाऊं, कुछ और होना हो, आपका अंदर ना इतना सुकून, आपको रात को नींद की गोलियां खा के सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका अंदर है, जिसको आपको सुकून देना है, जो कभी कभार आपका पैसे और बाकी चीजों से नहीं सुकून आपको मिल रहा होता, तो वो सुकून आपको इस चीज से। अच्छा, एक मैं छोटी सी टिप दूंगी जो कि मैं अपनी टीम जो है मेरी कंपनी में जब मैं देखती हूँ ना किसी की मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब हो रही है, बड़ी सिंपल सी टिप है। आपने क्या करना है, आपने एक पेन लेना है और आपने पेपर लेना है और आपने जो है फॉरगिवनेस के, माफ़ी के ख़त लिखने हैं लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। मैं कहूँगी कोशिश आप ये करें कि जो माँ बाप हैं पहले उनसे शुरू करें, एक अब्बा को लिखें और एक अम्मा को लिखें, उसके बाद जिसने भी आपके साथ किया है, दोस्त हो गई, भाभी हो गई, जो भी इंसिडेंसेस आए, उनको एक ख़त लिखें, उसमें आप अपनी सारी शिकायतें लिखें, उसके बाद आप लिखें कि उससे आपको कितनी तकलीफ़ पहुँची है, और एक पहला पैराग्राफ शिकायतें, दूसरे पैराग्राफ में आपको कितनी तकलीफ़ पहुँची है, तीसरे पैराग्राफ में आप लिखें लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी कितनी तकलीफ़ होगी कि तुमने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई, और जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। आप ये करके देखें, आपकी लाइफ में बेहतर लोग आना शुरू हो। मैंने ज़िंदगी में अपने अब्बू को ख़त लिखा था एक दफ़ा, जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह जब कॉलेज जाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा होता था छुट्टी करने का, मैं नहीं जा रही, ये वो एक सर्टन टाइम टीन एज में आपके पास आता है ना, आपको सोना होता है, सुबह नहीं उठना होता। और मेरे पेरेंट्स हमेशा से पढ़ाई के मामले में बड़े वो रहे हैं, पर्टिकुलर कि छुट्टी नहीं करनी, रात को जल्दी सोना है। तो ना मेरे अब्बू सख्ती करते थे, अम्मी तो करती थी, लेकिन अब्बू से जान जाती थी हमारी। तो मैंने मुझे याद है रेड पेन से मैंने अपने अब्बू को ख़त लिखा, आप मुझे छुट्टी नहीं करने देते, आप ये नहीं है, सारी जितनी भी दिमाग में इमेच्योर थॉट्स थी वो सब ख़त में लिख दी। तो मेरे अब्बू ने भी ना मुझे ख़त के ज़रिए ही जवाब दिया। उन्होंने मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ तुम कामयाब हो ज़िंदगी में, तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, तो तुम अगर छुट्टियाँ करोगी, ये वो, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे याद है। उन्होंने भी मुझे ख़त के ज़रिए जवाब दिया। और फिर एज मैं बता रही हूँ कि कितनी जो गिराएं बनी हुई थी और मैं सोच रही थी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये वो सब खुल गई, क्योंकि मुझे उनका सोचना था या उनका विजन था, वो उस उम्र में समझ नहीं आ रहा था, जो कि जिस तरह मैंने उनसे सवाल किया उस तरह उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो कभी कभार आपके दोस्त, अब तो हम मैसेजेस के थ्रू बात कर लेते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है रिलेशंस के बीच। अच्छा, कम्युनिकेशन में ये जो ख़त है ना, इसके पीछे साइंस है। इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप हाथ से पेपर पे लिखते हैं, तो जो हमारे माइंड जो सबकॉन्शियस है उसमें भी वो बात जाती है, वो मैसेजेस से वो बात नहीं जाती। तो जो ख़तों किताबत जो पुराने ज़माने में होता था, या जो सारी बड़ी हस्तियाँ होती थी वो डायरी लिखती थी, ठीक है। तो ये डायरी लिखना और ख़त लिखना, हाथ से पेपर पे लिखना आपकी रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतर करेगा। इसको ट्राई करके देखिए। इसमें बेसिकली ये है कि जितने सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके किसी चीज़ में, अब जब हाथ से आप लिख रहे हैं तो एक तो आपका ये सेंस इन्वॉल्व हो रहा है, फिर वो जो पेपर है उसकी कोई खुशबू होती है, उसकी फील होती है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैसेजेस पे या इस पे इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं कि औरत की दुश्मन होती है, और कहीं कहीं औरत की बहुत अच्छी दोस्त भी हो जाती है कि उसे एलिवेट करती है अपनी ज़िंदगी में। तो हमारा जो ब्रेक में हम इतनी बातें कर लेते कि मैं
डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ कि ब्रेक से पहले हम क्या बात कर रहे थे। हम माफी की बात कर रहे थे, हमने खत की बात की थी कि और एक अच्छी स्टोरी सुनी थी। सबको माफ कर देना हमने शुक्र है एक अच्छी स्टोरी सुनी थी कि अगर वो कुछ भी कर सकी अपनी ज़िंदगी में तो उनके बच्चों को संभालने के लिए उनकी दोस्त थी जो उनका खूनी रिश्ता भी नहीं था। तो एक अच्छी चीज़ भी हमने सुनी माशाल्लाह। चले नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते। हिना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हिना। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मेरी शादी मेरी ताया के घर में हुई, ठीक है, और मेरे ताया ने मेरे ताया के बेटे ने मेरा इंतखाब किया क्योंकि मेरी फूफो भी अपनी बेटी की उनसे शादी करवाना चाहती थी ताया के बेटे से। अच्छा। लेकिन जब मेरे ताया ने अपने बेटे से पूछा तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया। अच्छा, मेरी शादी को 6 महीने हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मेरी लाइफ गुजर रही थी। मेरे साथ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरीके से थे। हल्के हल्के करते करते उनका मिजाज में से बदलने लग गया। मुझे अचानक से अजीबोगरीब ख्वाब भी आने लगे, बहुत भयानक भयानक ख्वाब आने लगे, और मुझे जो है ना घर से डर लगने लगा, घर में अजीबोगरीब चीज़ें निकलने लगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तकिए के नीचे से तावीज़ निकल रहे हैं, कभी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर से सुइयाँ निकल रही हैं, और समझ से बाहर हो रही थी ये बात कि हो क्या रहा है मेरे साथ ना। दरवाजे के आगे लीमू मिर्च पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ तो वो मुझे कहते हैं तुम नफसियाती होती जा रही हो दिन ब दिन, तुम नफसियाती होती जा रही हो दिन पर। जबकि मैं उनको समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ हो रहा है। बाज़ों का ऐसा होता था कि मैं रात को सोते सोते एकदम से चीख के उठ जाती थी डर के मारे। वो इस चीज़ को देखते हुए मुझसे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मुझे घर भेज दिया। उन्होंने कहा तुम नफसियाती हो गई, पहले तुम अपना इलाज करवाओ, उसके बाद फिर तुम मेरे पास आना। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने अपनी मम्मा पापा से बोला, मैंने अपने मम्मा से बोला कि मम्मा इस तरह से मसले मसाइल चल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं वाकई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही थी, और मतलब मेरे होशो आवाज़ उड़ते जा रहे थे दिन ब दिन। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैंने मम्मा से बोला, मम्मा ने मुझे जो है ना किसी मौलवी साहब के पास लेकर गई। उन मौलवी साहब ने भाई पढ़ने वढ़ने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। फिर उन्होंने कुछ बताया, मम्मा को ये बात बोली कि कोई है जो इनको बसने नहीं देना चाहता ना, जो मतलब वो चाहता है कि ये घर आके बैठ जाएं। तो मम्मा ने मतलब बोला कि ऐसा कौन हो सकता है भला। तो उन्होंने कहा कोई करीबी है आपका, अब ये तो नहीं पता चल रहा लेकिन कोई बहुत ही करीबी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो कौन सकता है। मम्मा का शक फुप्पो पे यूँ जा रहा था क्योंकि हमारे करीब में सिर्फ फुप्पो के अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि मम्मा की कोई बहनें वहनें नहीं थी और बाबा की भी सिर्फ एक ही बहन थी, इसके अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये शादी के फ़ौरन बाद बताया था कि उनके मतलब मेरी फुप्पो की जो बेटी थी, मेरी फुप्पो चाहती थी कि सफ़िया की शादी उनसे करवाएं, लेकिन ज़ाहिर है वो मुझे पसंद करते थे इसलिए उन्होंने की। तो फिर मेरे जो मदर थी ना, उनका शक 100% हो गया कि यकीनन ये मेरी फुप्पो ही करवा रही हैं जो भी करवा रही हैं। लेकिन ये है कि फिर भी हम पक्का यकीन नहीं कर सकते थे कि ये सब वो करवा रही होंगी। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पेश आई। मैंने कहा ये तो मेरे हस्बैंड गए हुए होंगे ऑफिस, तो मैं एक काम करती हूँ, जाती हूँ और अपना सामान कुछ लेकर आ जाती हूँ। तो जब मैं गई हूँ तो वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरी पप्पो दरवाजे के आगे लीमू लटका रही थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हैं। वो मुझे देखती है कि साथ ही भाग गई, और मतलब मुझे फिर पक्का यकीन हो गई कि यकीनन ये मेरी फुप्पो ही हरकतें कर रही हैं। तो हमने मैंने अपने ससुर को, अपने बाबा मम्मा को सबको बताया, और मेरे ससुर भी इस चीज़ में हमारे साथ देने लगे और हस्बैंड को भी बताया। तो फिर इस बात से अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये सब जो कर रही थी वाकई वो फुप्पो ही कर रही थी, फुप्पो ने ये सब हरकतें की हैं। तो हम लोगों ने इलाज वगैरह करवाना शुरू किया। अब उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी हो गई थी, इतनी खामोशी हो गई कि अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने घर में चली गई हूँ, और वहाँ से अब कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन अफसोस बस इस बात पर होता है कि वो अपनी बेटी का घर आबाद करने के लिए मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हुई थी। उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि मैं उनकी भतीजी हूँ, सगी भतीजी हूँ, और वो अपने घर बेटी का आबाद करने के लिए वो मेरा घर बर्बाद कर रही थी। लेकिन ये तो बर वक्त मुझे चीज़ों का पता चल गया, और कुछ होता है ना, माँ बाप की दुआएं होती हैं, वो काम आ गई। तो इसलिए वरना तो मैं तो बर्बाद होकर रह जाती अगर मुझे पता नहीं चलता। तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे ख़ानदानों में क्या होता है, आपने तो खैर ये तो उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और आपने देख लिया, बहुत सारे ख़ानदानों में एक दूसरे से नफ़रतें इसलिए भी हो जाती हैं कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अगर आपके साथ हो रहा है तो ये वो शख्स ही करा रहा होगा, और वो नहीं करा रहा होता, मगर फिर भी आपका रवैया उसके साथ इतना बुरा इसीलिए हो जाता है कि आपको लगता है आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है तो जादू हुआ है, ये हुआ है, और आप पे वो ही जादू करा रहा है। तो वो कभी कभार आप जो सोचते हैं ना,
वो आपको ऐसा लगता है कि सच्चाई है, सच आपने तो देख लिया, लेकिन बहुत सारे घरों में नफरतें एक दूसरे के बीच में इसलिए भी होती है कि वो आप खाली अज्यूम कर लेते कि इसी ने जादू मुझ पर करवाया होगा, तो ये भी बड़ा नुकसान बिल्कुल नुकसान पहुंचाती है ये चीज़। जैसे जो बात आप कर रही हैं ना, ये किस वजह से होता है कि एक ऑलरेडी बिलीफ बना हुआ है कि ये चीज़ हो रही है या ये शख्स ऐसा कर रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप वही इन्फॉर्मेशन फोकस करते हैं जो आपका ऑलरेडी थॉट है, जो आपने अज्यूम किया हुआ है, उसको कंफर्म कर दें, ठीक है, और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आप इग्नोर कर देते हैं। तो आप इस चीज़ पे कंट्रोल रखें कि भाई जितनी इन्फॉर्मेशन है आप सबको प्लस करें, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पे फोकस ना करें जो आपकी ही अजम्पशन को जाके कंफर्म कर दे, ठीक है। इन्होंने तो ज़ाहिर है इनका तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम क्योंकि इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा कि भाई कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ इस चीज़ से इज्तनाब बरतने के लिए कि आपके रिश्ते ख़राब हों, ये आप एक ज़रूर करें कि भाई जिस पे शक है ये ना हो कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपको उसके ख़िलाफ़ मिल रही है वो आप सेव कर रहे हैं, और जो उसके सपोर्ट में है, जो कि वो आपके बिलीफ को कंफर्म नहीं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। वही वाली बात। तुम कुछ कहोगी इस टॉपिक के ऊपर? मुझे नहीं, वैसे मेरे पास इतना कुछ नहीं है। जनरली जो मेरा यकीन है इस टॉपिक के ऊपर, मुझे ये लगता है कि जो कि उन्होंने भी कहा कि माँ बाप की दुआएं थी, राइट, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा होती रहेंगी क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, और जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को चाहिए होता है, आपको वो मिल जाता है, तो कुछ लोग जेलस हो जाते हैं। उसका सिंपल सोल्यूशन एक यही है कि आप पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आप ना कोशिश करें कि आप पॉजिटिव सोचें, जैसे उन्होंने कहा कि सारी की सारी चीज़ों को कंसिडर करें, सिर्फ नेगेटिव बात पे फोकस ना करें, पॉजिटिव बातों पे भी फोकस करें। उससे क्या होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि आप ना अपनी एनर्जी जो वाइब्रेशन है उसको हाई रखते हैं। हाई कैसे रखते हैं आप एनर्जी वाइब्रेशन को, या अपने आप को, अपनी सीरत को हाई, ऊंचा। इकबाल भी कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो वो क्या कहते हैं, इकबाल भी ये कहते हैं कि आप अपने आप को बुलंद करें। बुलंद करने का क्या तरीका होता है कि जो अच्छे इमोशंस हैं आप उनको कॉन्स्टेंटली महसूस करते रहें। ये एक बहुत बड़ा तोड़ है काले जादू के लिए, हसद के लिए, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव लाइफ में चीज़ें, उसके लिए आप पॉजिटिव वो, क्योंकि आप नेगेटिव को तोड़ रहे हैं पॉजिटिव से, जितने वो नेगेटिव है आप उससे 10 टाइम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं। तो जैसे कि आपने भी कहा कि अगर आप किसी की मदद कर देते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे ये चाय के कप्स हैं इनमें खुशी ढूंढें, फूलों में खुशी ढूंढें, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो जाएं। जो छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आप सांस लेते हैं, सांस सुकून से ले सकते हैं, ठीक है, या आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, या आपको 2 वक्त का खाना मिलता है, उस सब पे आप शुक्रगुजारी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी आप करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो इकबाल कहते हैं कि अपने आप को बुलंद करो, आप अपने आप को बुलंद कर देंगे, और आप इतना बुलंद कर देंगे कि आपकी दुआएं भी आसानी से कबूल होंगी, और जो ये हासिद लोग हैं और जो नेगेटिव लोग हैं वो आपके आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप इतना बुलंद हो जाएं कि वो आप तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये जरूरत। जी नेक्स्ट कौन है मेरे पास? समरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समरा, मुझे आपके साथ ये शेयर करना था कि जो मेरी अपनी बहन है वो ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। अब इसमें यह है कि हम 2 ही बहनें हैं, मैं छोटी हूँ वो बड़ी हैं। हाँ। मैंने हमेशा अपनी आपी की निगाहों में वो प्यार देखना चाहा जो मेरे अंदर है ना। जैसे मैं अपनी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा इजहार करती हूँ, लेकिन मुझे वो कभी उनकी आँखों से या उनके किसी भी से पता नहीं चला। मतलब मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ कि वो मुझे क्यों इस तरह से करती हैं। लाइक मैं उनकी शादी हुई, मैंने इतना एंजॉय किया, इतना हल्ला गुल्ला लगाना, हर चीज़ हर खुशी से दिल से उनके लिए सब कुछ करना। मैं एक्सपेक्ट करती थी कि मेरी जब शादी हो या मेरी ज़िंदगी में जब इस तरह का मेरा टाइम आया तो वो भी उसी तरीके से करें। अच्छा ये शुरू से था लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैं जब थोड़ी बड़ी हुई हूँ, जब मुझे थोड़ी समझ आई है, तब मुझे इस चीज़ को बोलते दुख भी हो रहा है कि हाँ ये इसी तरह से कि वो एक नफ़रत का इजहार बहुत ज़्यादा करती हैं। लाइक मेरे हस्बैंड जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उनकी जब शादी हुई तो वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और मतलब इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से केयर नहीं करते जो वो हमें बताती थी। जैसे जब घर पर आती हैं तो अम्मी से हमेशा मैंने उनकी ज़बान से शिकायत ही सुनी कि अम्मी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, कुछ अच्छे कपड़े नहीं दिलाते, मुझे शॉपिंग नहीं करवाते। मतलब मैंने हर वक्त उनकी ज़बान से शिकायत ही सुनी। अच्छा इस तरह से सब समझाते हैं उनको कि भाई हो जाता है, कभी कोई ऐसा मसला नहीं है।
फिर इसी दौरान जब मेरा रिश्ता आया तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह गुड लुकिंग भी बहुत थे, और फिर वो बहुत चाहत और एक मोहब्बत से ना वो रिश्ता लेने के लिए आए। तो मेरी अम्मी ने ये कहा कि जब मेरी बेटी इतनी परेशान रहती है बड़ी वाली, तो अब नेक्स्ट जो हो बहुत अच्छा ही हो, तो वो हर लिहाज से बहुत अच्छा है मेरा ससुराल। लेकिन मेरी बहन को उस पर भी इतना मतलब उसने चीज़ें उसमें नुक्स निकाले, मतलब हर तरह से चाहा कि ये मना हो जाए। अम्मी मुझे किसी तरीके से अच्छे नहीं लग रहा, वो बड़ा लग रहा है और मुझे लोग ये समझ नहीं आ रहे, लेकिन मेरी अम्मी ने थोड़ा ना उनकी सुनते हुए इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। अब जब मेरी शादी की चीज़ें आई हैं, या मैं पहन ओढ़ के जब आती हूँ, या मेरे हस्बैंड जब मुझे घुमा फिरा के लेके जाते हैं, उनको उस चीज़ का इतना फ़ील होता है, और वो उसका इजहार इस तरह करती हैं। लाइक मेरे ससुराल वाले जब आएँ, सबके सामने बैठ के, जो एक घर होता है, घर में ज़ाहिर लड़कियाँ अलग तरीके से रह रही होती है, ससुराल में ज़रा संभल के चलना होता है। कोई ये कहे कि भाई सिद्रा तो बहुत अच्छी, वो सानिया तो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, आगे उन्होंने कहना अच्छा ये तो घर में पकाती ही कुछ नहीं थी। अब मेरी कभी मेरे हस्बैंड इस तरह से कहें कि बहुत खामोश रहती है, ये कहती यहाँ पर तो घर में तो बहुत बोलती थी, मतलब हर मेरी बुराई ना मेरे ससुराल वालों के सामने करना मुझे एक अजीब सा होता है। तो मेरे हस्बैंड या मेरा ससुराल सब मुझे इस तरह से देख रहा होता है, जिससे दिल मेरा बड़ा परेशान सा होता है। हाँ। हमेशा मैंने उनकी निगाहों में इसी तरह की चीज़ देखी, लेकिन बस मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बस थोड़ा सा इस तरह से कि हम बहुत केयर करते हैं। अब मैं ज़रा इस तरह का केयर करने लगी, जब आप ही ना हो तभी मैं अम्मी के घर जाऊँ। तो ये चीज़ मुझे बेटर लगती है कि बजाय ऐसे कि वो मैं जाऊँ और मसले मसाइल हो, तो मैं कोशिश ये करती हूँ मैं तभी जाऊँ जब आप ही घर पर ना हो। लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत करीब से देखी हैं, उनकी नफ़रत का इजहार, उनकी एक जेलसी मैंने बहुत करीब से देखी है। अच्छा, अब और ये अब सिर्फ आपकी शादी के बाद तो नहीं हुई ना, ये तो बचपन से ही आप देख रही थी कि उनके अंदर ये फैक्टर उनकी फितरत के अंदर मौजूद है, जेलिसी का फैक्टर। और सिर्फ आपके साथ ही नहीं होगा, उनकी नेचर ही ऐसी है, वो अपनी ससुराल में भी ऐसी ही होंगी, वो अपनी नंदों के साथ भी ऐसी होंगी, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है। सो आपकी माँ को पता था कि आपकी बेटी की, उनकी बेटियों की नेचर्स कैसी हैं, सो तभी उन्होंने जब आपका रिश्ता आया तो उनकी इतनी सुनी नहीं, क्योंकि माँ से बेहतर बेटियों को कोई जान नहीं सकता ना एक्चुअली। अब आप लोग क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस इनकी बात? मैंने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि क्योंकि इनकी बहन इनको देख के ट्रिगर हो रही है, वो देख रही है तो उसे बार बार अपने एहसास कमतरी महसूस हो रहा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि जब वो ना हो घर पे तब वो अपने हस्बैंड के साथ विजिट करें। ये तरीका अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। और देखें, लेकिन ये ना इतना क्लोज रिश्ता है कि आप हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते ना, कहीं ना कहीं आपका सामना होगा, कहीं ना कहीं मिल बैठना होगा। तो उसमें यह है कि देखें, अक्सर ना ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ये जैसे तंज करना, तनकीद करना, वो तब करते हैं जब आपकी तरफ से उन्हें रिस्पांस ऐसा मिलता है। जैसे आप अगर घबरा गई, आप परेशान हो गई, आपके चेहरे पे परेशानी के तासुरात आ गए, वो और ज़्यादा करेंगे। आप अपने रिस्पांस को कंट्रोल करें, ठीक है? या तो कोशिश करें, यही समझें कि भाई ये इनकी नेचर है, इट इज़ नॉट अबाउट मी। इग्नोर करें, यार ये तो बोलती ही हैं, ये सब कोई ऐसे बोलती हैं। या फिर आप भी मजाक में पलट के कोई इस तरह का जवाब दे दें, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि वो कह रही हैं कि घर में तो कुछ पकाती नहीं थी, तो आप हंस के कह दें कि आप कर लेती थी ना सब कुछ, तो अब आप नहीं है। तो आपने उनकी नेगेटिविटी वहीं पे ख़त्म कर दी। और अगर आप रिस्पॉन्ड इस तरह से नहीं कर सकते तो कोशिश करें आप परेशानी का एकदम बहुत खुला इजहार ना करें। तो वो खुद ही जो है कुछ अरसे में देखेंगी अब ये रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो रिएक्शन नहीं मिल रहा, तो वो ये चीज़ कम कर देंगी। दूसरी एक और बात, थोड़ा सा अगर जैसे ज़ाहिर बेटियों की शादियां अलग अलग घरों में होती हैं और कोई खाते पीते घराने होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो हमेशा मुश्किल और कस्मापुसी से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जो अच्छे खाते पीते लोग हैं उनको भी थोड़ा शोबाजियाँ कम मारनी चाहिए। जब होता है ना हमारे यहाँ, जब नया नया आता है तो पागल हो जाते हैं लोग और शोबाजी नहीं उनकी ख़त्म हो रही होती, तो उनको थोड़ा सा तोल मोल के बोलना चाहिए। फिर ये भूल जाएं कि आप अपनी बहन के घर जा रही हैं या आप अपनी माँ के घर जा रही हैं, वहाँ थोड़ा सा मोहतात रहें अपनी गुफ्तगू में कि आपकी उस शोबाजी से किसी और को तकलीफ ना पहुँचे, किसी और को की दिल आज़ारी ना हो कि आप शोए मार रही हैं कि मैंने तो ये इतने महंगा ख़रीद लिया या उन्होंने इतना दिलाया है। क्योंकि देखिए हर हस्बैंड अलग तरीके का होता है, हर किसी के पास अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं ज़िंदगी में। किसी के पास मोहब्बत ज़्यादा होती है, किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है, हर चीज़ तो हर किसी को नहीं मिलती। तो यहाँ ये भी देखा गया है कि बहनें आपस में अगर कोई अच्छे घर में चली गई हैं तो उनकी शोबाजी नहीं ख़त्म होती दूसरी बहनों के आगे, तो वो भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। क्या आपकी वजह से किसी और का क्या पता, आपको आपका दिल दुख रहा है उनकी कड़वी बातों से
क्या पता आपको पता ही नहीं चलता और जाने अनजाने में आप भी कोई ऐसी कड़वी बात कर देती होंगी जो शोबाजी के ज़िम्रे में आती है और वो उनको हर्ट कर देती होगी, तभी उनकी जलन जो है वो बिटरनेस में निकलती होगी किसी एक जुमले में। ये भी सोचिए कभी अपने आप को भी, जैसे इन्होंने कहा कि हम अपने आप को भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें कि औरत की दुश्मन होती है और कहीं कहीं औरतें ऐसी भी होती हैं जो आपको इतना सपोर्ट करती हैं ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, सास हो, नंद हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई पड़ोसी हो, आपकी हेल्पिंग हैंड हो, आपकी कलीग हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हैं दुनिया में, पॉजिटिव भी हैं, तभी तो दुनिया अभी तक चल रही है और क़यामत नहीं आई। सो हम उस बारे में बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और हमारी इरम हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भाई की शादी ना मुझसे पहले हो गई थी ना, 5 साल पहले। सही। फिर मेरी शादी हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे क्या औलाद से नवाजा और भाई क्या भाभी क्या बच्चे नहीं थे। अच्छा, जब भाभी की शादी हुई तो उनकी मुझसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो हर तरीके की अपनी बात मुझसे कर लेती थी। मैं अम्मी क्या जाती थी, जैसे अम्मी के साथ रहती थी तो बहुत अच्छी थी। फिर शादी के बाद भी वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहती रहीं। मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चा हो गया, पहला नाम अली। तो जब भी वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जैसे बहुत अच्छा वेलकम किया, सब कुछ किया। फिर बस उनके अंदर इस चीज़ की जेलसी बढ़ती रही कि भाई मेरे यहाँ तो औलाद ही नहीं हो रही और इसके यहाँ तो औलाद हो गई और ये यहाँ आती है तो उसको फिर प्रोटोकॉल दिया जाता है। जैसे उनका शौहर मेरा भाई मामू जान छिड़कते हैं बच्चे पे और नानी भी आगे पीछे फिर रही होती हैं, तो ये चीज़ भाभी को ना बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अंदर ही अंदर वो मुझसे जेलस होना शुरू हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अम्मी के घर गई हुई थी, वो भी बैठी हुई थी, हम लोग बातें कर रहे थे। सहन में हमारे टैंक था ना, पानी का जो टैंक होता है ना, वो टैंक था। वो टैंक का इन्होंने ना ढक्कन खोल दिया और बॉल जो थी वो टैंक के करीब उन्होंने रख दी और मेरे बेटे को कहने लगी, अली एक काम करो, देखते हम दोनों में भाग के कौन आगे जाता है और ये बॉल उठा के कौन लेकर आता है। अब वो जैसे ही बॉल उठाने भागी ना आगे, वो अली जो है ना वो टैंक में गिर गया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा था कि 15 दिन से पानी ही नहीं आ रहा था और टैंक में पानी बहुत कम था। एकदम वो गिर गया और वो आवाज़ ही नहीं आई और बस थोड़ी देर में इधर उधर हो गई खुद। वो तो भाई मेरा जब आया ना एकदम घर में, रैंडम ही दरवाज़ा खुला और भाई अंदर आ गए। तो मैंने बोला अली, जब मैंने आवाज़ें लगाना शुरू करी तो भाई ने बोला कहाँ है। मैंने कहा अली कहाँ है, अली तो यहीं बॉल से खेल रहा था, अभी यहीं था भाभी के पास। तो जैसे ही उन्होंने टैंक का ढक्कन हटा हुआ देखा और उसमें देखा, झांका, तो भाई जल्दी से कूद के भाई ने मेरे बच्चे को बाहर निकाला। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। काफ़ी दिन गुजर गए, टाइम गुजरता गया। वो जो काम करने वाली थी हमारे घर, जो काम करती थी, उसने अम्मी को एक दिन बोला खामोशी से ना कि ना क्या कहते हैं आंटी, आप ना बाजी को बोलें कि ना जब भाभी मैके जाए ना तो जब आप आया करें। तो अम्मी ने पूछा भाई तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बस कहने लगी मैं आपको बता रही हूँ, आप समझदार हैं, बस आप समझ जाए ना। तो अम्मी ने कहा भाई मुझे बताओ पूरी बात, क्या बात है ना। कहने लगी नहीं बस अगर। फिर काफ़ी टाइम इस तरह गुजर गया, पुरानी बात हो गई। तो फिर एक दिन उसने अम्मी को, काम वाली ने हमारी, ये बात बताई कि ना देखे मैंने देखा था और अगर मैं ये बात अगर खोल देती, बता देती तो भाभी ना मुझ पे ना इल्ज़ाम लगाती नहीं। उन्होंने बोला हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे, तुम पे चोरी का इल्ज़ाम डाल देंगे, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, काम से निकाल देंगे। इस तरीके की हरकत जो है ना मेरी भाभी ने, सगी भाभी, जो एक टाइम था कि हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि हम एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ हम शॉपिंग पे जाते थे, लेकिन उनकी औलाद ना होने की वजह से उन्होंने वो खार जो थी ना उनके दिल में, उन्होंने वो मेरे बच्चे के साथ निकाली। या अल्लाह, अब बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा होता है। मैं हैरान ही हूँ कि आप किसी और जो आपका अपना नहीं है उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो देखकर एकदम दिल दहल जाता है। औरत का दिल तो वैसे ही बहुत नर्म होता है, मगर ये जेलसी और हसद का ऐसा पर्दा आ गया कि वो मतलब ये भी नहीं देख सकी कि वो उनकी नंद का बच्चा था। ये तो बहुत नेगेटिविटी क्या इतना बिटर कर देती है इंसान को
इस तरह का कोई दुख या गम इतना बिटर कर देता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। और मैं यहाँ पे ये मौका जो है लूँगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इस लेवल पे अगर कोई इंसान चला जाए कि वो एक मासूम बच्चे की जान लेने पे आ जाए, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है, फिर ये बीमारी है और बीमारी को इलाज की ज़रूरत होती है। आप उसे घर में रह के दिमागी बीमारी है ना, दिमागी बीमारी है। वो बढ़ते बढ़ते आपका हसद और जलन इतना बढ़ गया है कि उसने आपके सारे आपकी सोचने समझने की सलाहियत को ओवरकम कर लिया है। तो अब आप नफ्सियाती तौर पे बीमार हैं और बीमार को इलाज की ज़रूरत होती है। अब इस तरह के केसेस में जहाँ इतना एक्सट्रीम हो गई हैं वो कि वो जान लेने पर आ गई हैं, ठीक है, तो फिर इनके घर वालों को सोचना चाहिए कि भाई उनको इलाज करवाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि मासियाँ भी ना इधर की उधर बहुत करती हैं और बड़ी नेगेटिविटी खानदानों में फैलाती हैं। इनफैक्ट मेरे घर की भी एक ऐसी मासी थी जिसने मेरी नंद और सास के दिमाग में इतना कुछ भर दिया और मुझसे आके वो अलग बातें करती थी। तो उस एज में मुझे समझ नहीं आया। फिर जब मैं मैच्योर हुई तो मैंने कहा अल्लाह, ये इनके मतलब काम होते हैं इस तरह। मगर वहाँ भाभी उस बच्चे को जो टैंक था उसमें छोड़ गई। या तो अगर वो बच्चा गिर जाता और भाभी उसको उठाती तो समझ आता कि भाई कि उन्होंने जान के ऐसा नहीं किया। वो बच्चे से खेल रही थी और वो गिर गया, मगर वो तो छोड़ के ही चली गई कि अच्छा है मर जाए। तो वहाँ वो साबित होता है कि भाभी ने ये वाकई इंटेंशनली ये पूरा प्लॉट बिछाया था, उसके लिए जाल बिछाया था। ठीक है, तो इनको इलाज की ज़रूरत है सबसे पहले। अच्छा, अब देखें अगर हम इसे लीगली भी देखें तो ये क्राइम भी है। अब यहाँ पे फैमिलीज़ के मैटर्स आ जाते हैं कि भाई वो इतना इंटरनल मैटर ले जाना चाह रहे हैं लॉ में या नहीं ले जाना चाह रहे, लेकिन एटलीस्ट इलाज तो बहुत ज़रूरी है। इलाज के बगैर ये शख्स जो आज जो है वो दूसरे के बच्चे के लिए है, कल को यही फीलिंग्स अपनी तरफ भी डाइवर्ट हो सकती हैं कि वो इतना एहसास कमतरी का और महरूमी का शिकार हो जाएं कि वो अपनी जान लेने पर आ जाए। क्योंकि कभी कभार हमने ये भी देखा है, और स्पेशली इतना अभी भी मैं अखबार में कोई खबर पढ़ रही थी और वेस्ट में भी ऐसा बहुत नजर आता है कि एक औरत दिमागी तौर पे मरीज बन जाती है और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मार देती है फ्रस्ट्रेशन में, मियाँ के ऊपर गुस्से पे। बहुत हमने ऐसी खबरें देखी हैं कि वो इस तरह कर देती हैं औरतें, दिमागी मरीज अगर होती हैं तो। बिल्कुल वही ना, दिमागी मरीज़ है तो अब उसकी जब आप अगर इंटरवीन नहीं कर रहे, इलाज नहीं करवा रहे, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, कोई मिरेकल हो जाए तो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उनको इलाज के लिए लेके जाएं प्रोफेशनल के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उसको ज़रूरत है इलाज। अच्छा, फिर आप अगर आप अभी ये केस भी देखेंगी तो अभी एक बहुत वायरल हुआ था केस के एक सास ने और नंद ने मिलकर अपनी बहू को स्लॉटर किया, उसका बच्चा निकाला। मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी, प्यार थी, सऊदीया वगैरह में था मियाँ। वो पूरी एक वायरल हुई थी अभी न्यूज़। और उस 7-8 महीने की प्रेग्नेंट और बहू को सास ने स्लॉटर करके लोगों के साथ मिलकर और उसकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो 5 अलग अलग जगहों पे नाले में डाल दी थी। तो ये आप मतलब उस वक्त ये पढ़कर अकल हैरान रह जाती है। अभी ये जेलसी, हसद और ये सब चीज़ें है दुनिया में। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो दिमागी औरत, वो दिमागी मरीज ही होगी वो सास जिसने इतना घिनौना काम किया सिर्फ इसलिए कि बेटे के पैसे, बेटे की मोहब्बत बट रही थी और जेलसी फैक्टर इतना डेवलप हो रहा था कि ये काम किया। अच्छा, उसके लिए मैं ये भी कहूँगी कि एक तो इलाज की बात आ गई, लेकिन आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में लोग इलाज को बहुत ही टैबू समझते हैं और बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस बात को किसी ना किसी तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें फिर आपका ये हो जाता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए अगर आपको घर अलग करना पड़े या अगर आपको नो कांटेक्ट जाना पड़े तो वो आप जाएं, क्योंकि देखिए इलाज में भी बहुत टाइम लगता है एंड आई एम सॉरी टू से अक्सर इलाज काम नहीं भी करता है, राइट। तो ऐसे पर्सन से जिसने इतना डेंजर आपको दिखा दिया है तो आपको उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखे ना उस बेचारी उस लड़की की जो बच्ची थी, वो उसका एक छोटा बच्चा भी था 2.5 साल का, वो तो ऐसे आकर सो गई और उसको बेहोश करके उन्होंने स्लॉटर कर दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया, काट देखा वो सब बच्चे के सामने। नहीं, मेरा ख्याल से कमरे में था या कुछ इस तरह। I don't know, तो पूरी कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक तो सास, ऊपर से खाला, सगी खाला। तो ये तो मतलब लाइक वाकई जो आज का प्रोग्राम है, यहाँ एक हेडिंग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है।
मगर इसको इतना नेगेटिविटी में ना जाए आज सुबह सुबह शो, तो मैंने इसलिए रखा भाई कि 10 के बाद आपको 2 लोग ऐसे भी मिलते हैं कि नहीं कि वो पॉजिटिविटी की तरफ है। थैंक यू सो मच कोमल, तुम्हारा भी कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी जहानत वाली बातें शेयर की। थैंक यू। और थैंक यू आपका भी डॉक्टर कि आपने फैक्ट्स के साथ समझाया, बताया। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और जैसे कि आपको बातों के थ्रू हमने बताया कि अपने आप को किस तरह आप अलग कर सकते हैं ऐसे नेगेटिव लोगों से, अपनी लाइफ को कैसे, अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा। इतना अंधा एतमाद ना करें अपने करीबी लोगों पे, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखें और जीते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।